रिकॉर्डिंग का मैसेज देखो गया होगा। यस मैम आ गया। यस मैम आ गया। ओके अच्छा देखो, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अच्छा, सभी ने बिल्स ऑफ एक्सचेंज किया होगा, मतलब अभी किया है कि नहीं वो अलग बात है, अगर टॉपिक को हम लोग छोड़ देते हैं वो अलग बात है, लेकिन ये 11 में हर एक बोर्ड में ही रहता है कि नहीं, बोलो। बिल्स ऑफ एक्सचेंज तुम लोगों ने सबने किया होगा। यस मैम। ठीक है, अच्छा अब ये देखो बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्यों ड्रॉ किया जाता है, इसका क्या बेनिफिट वगैरह है वो हम लोग देखते हैं। अच्छा तो देखो, सबसे पहले हम लोग एक स्टोरी देखते हैं। मान लो ये एक शॉप है, ठीक है, ये एक शॉप है, ठीक है, ए लिमिटेड एक कंपनी का नाम दे देते, ठीक है, ए लिमिटेड है, ठीक है, और ये क्या सेल करते, चलो ये कुछ भी सेल करते अपना प्रोडक्ट जो भी है। तो इनके पास 3 कस्टमर आए, ठीक है, पहला है मिस्टर ए, एक कस्टमर, ठीक है, दूसरे आए मिस्टर बी, ठीक है, मिस्टर बी, और तीसरा है मिस्टर सी, ठीक है, मिस्टर सी। 3 कस्टमर आए और इस शॉप में गए। पहला जो कस्टमर था, ठीक है, मतलब मिस्टर ए, उन्होंने कैसे परचेस किया, देखो उन्होंने मान लो ये बुक बेचते हैं, तुम लोग के जैसे ये स्टूडेंट ही है, ठीक है, इन्होंने एक बुक खरीद लिया, ए लिमिटेड ये जो बुक शॉप है यहाँ पर जाके एक बुक खरीद लिया और कैश पेमेंट कर दिया, ठीक है, इन्होंने क्या दे दिया, कैश दे दिया, और एक हाथ पैसा दिया, दूसरे हाथ किताब ले लिया, ठीक है, ये किताब लेके घर जा रहे, ठीक है, ये किताब है, किताब लेके घर जा रहे, कैश दे दिया। ये मिस्टर बी जो है ये बोल रहे हैं कि मेरे पास अभी पैसा नहीं है, मुझे भी एक बुक चाहिए, हम पैसा दे देंगे कुछ दिन बाद। तो इन्होंने बुक तो ले लिया, बुक इन्होंने भी ले लिया, लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि अभी मेरे पास तो पैसा नहीं है, हम कुछ दिन बाद दे देंगे, ठीक है, कुछ दिन बाद यानी हम मान लेते सपोज 45 डेज बाद दे देंगे। तो इन्होंने क्या ले लिया, इन्होंने लाइबिलिटी ले लिया। देखो जैसे हर एक ट्रांजैक्शन में लेन देन होता है, तो बुक मिला और उसके बदले कैश देना पड़ा, यहाँ पर बुक मिला उसके बदले क्या, मतलब उसके बदले क्या क्रिएट हुआ, लाइबिलिटी, ठीक है, लाइबिलिटी क्रिएट हुआ। इन्होंने क्या मांग लिया, बेसिकली इन्होंने क्रेडिट मांग लिया, ठीक है। और ये जो मिस्टर सी है, ठीक है, मिस्टर सी जो है इन्होंने भी बुक के लिए बोला, शॉप में बुक ले लिया इन्होंने। अच्छा उसके बाद इन्होंने बोला कि हम भी 45 डेज का क्रेडिट लेंगे, 45 डेज का क्रेडिट लेंगे, अभी पैसा नहीं देंगे, कुछ दिन बाद हम पैसा दे देंगे, ठीक है, कुछ दिन बाद हम पैसा दे देंगे। तो जो दुकानदार था, सपोज ये जो शॉप ओनर था वो है मिस्टर ए, उनका ही कंपनी है, ठीक है। अच्छा सॉरी, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी ए नाम ले रखा है ना, तो चलो इसको पी लिमिटेड कर देते हैं, पी लिमिटेड, चलो। हाँ तो मिस्टर पी, इन्होंने पैसा लेके मिस्टर ए को बुक दे दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिस्टर बी जो है इन्होंने, गुड इवनिंग आयुष। गुड इवनिंग मैम। मिस्टर बी जो है इन्होंने बुक तो लिया बट बोला कि 45 डेज बाद पैसा दे देंगे। मिस्टर सी ने भी बोला कि हाँ बुक दे दो, 45 डेज बाद पैसा दे देंगे। लेकिन मिस्टर पी जो है ना, उन्होंने मिस्टर सी को एक्नॉलेजमेंट के लिए एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज दिया, ठीक है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज दिया, ठीक है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज मतलब एक बिल ड्रॉ करके दिया। और वो कैसे देखने में होता है, हम बोल रहे हैं एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्नॉलेजमेंट के लिए दिया, और मिस्टर सी को बोला आप मुझे साइन करके प्लीज दे दीजिए, ठीक है, आप मुझे साइन करके दे दीजिए। तो ये एक रिटर्न लेटर जैसा होगा। वो कैसे देखने में होगा हम दिखाते हैं। सपोज वो कुछ ऐसे देखने में होगा, यहाँ एक स्टैंप ड्यूटी, स्टैंप का जगह होगा, यहाँ स्टैंप लगना चाहिए। सपोज टोटल 5000 रुपीज का बुक खरीदा गया है, तो यहाँ पर 5000 रुपीज लिखा हुआ रहेगा। अच्छा यहाँ पर एक एड्रेस रहेगा, एड्रेस रहेगा किसका रहेगा, एड्रेस रहेगा सेलर का, ठीक है, एड्रेस रहेगा सेलर का। सपोज हम अपना यहाँ का ही एड्रेस दे देते, चलो मेरे ये कोलकाता वाला एड्रेस दे दे, ठीक है, AD 412 केस्टपुर, ठीक है, ये दे दिया मैंने। अच्छा ये कौन है, ये सेलर है, ये जो बुक शॉप है ये यहाँ पर है, ठीक है, ये सेलर का एड्रेस रहेगा यहाँ पर। अच्छा क्या लिखा हुआ रहेगा, कुछ इस तरह से लिखा हुआ रहेगा 45 डेज आफ्टर, क्योंकि इन्होंने बोला ना 45 डेज बाद दे देंगे, 45 डेज आफ्टर डेट
मतलब 45 डेज बाद जो डेट आएगा, ठीक है, 45 डेज बाद जो डेट आएगा उसमें हम पेमेंट कर देंगे। तो कुछ इस तरह से लिखा हुआ रहेगा, 45 डेज आफ्टर डेट पे टू मी और माई ऑर्डर द सम ऑफ 5,000, ठीक है, 5,000 ओनली, ठीक है, 5,000 ओनली फॉर द वैल्यू रिसिप्ट, फॉर द वैल्यू रिसिप्ट, इस तरह से लिखा हुआ रहेगा, ठीक है, इस तरह से लिखा हुआ रहेगा कि 45 डेज बाद ये पैसा देना पड़ेगा, ये लिखा हुआ रहेगा। और यहाँ पर टू बोल के किसका नाम लिखा हुआ रहेगा, किसका एड्रेस लिखा हुआ रहेगा, जो बायर है, जिसने खरीदा है, उसका कुछ एड्रेस रहेगा। सपोज ये भी एक दे देते, गौरीबाड़ी लेन, ठीक है, ये एक एड्रेस दे देते, गौरीबाड़ी लेन, कोलकाता 70,001 दे देते, 4 दे देते, ठीक है, 7,04,000 था। अच्छा, तो ये हो गया हमारा सेलर, ये हो गया बायर का एड्रेस। यहाँ पर बायर का एड्रेस रहेगा, यहाँ पर एक्सेप्टेड बोल के लिखा हुआ रहेगा, और जो एक्सेप्ट कर रहा है वो एक डेट देके और साइन देके यहाँ पर एक साइन का भी कॉलम बना देते हैं, ठीक है, ये ऐसे देखने में होगा, ठीक है। हम यहाँ पर दिखा देंगे, मेरे पास ये बुक से लिया हुआ भी है, ये देखो स्पेसिमेन कॉपी कुछ इस तरह से होगा, लेकिन हम लिख के दिखा रहे ताकि तुम लोग को भी समझ में आए। तो ऐसा लिखा हुआ रहता है। ये इन्होंने क्या किया, मिस्टर पी ने मिस्टर सी को हैंड ओवर कर दिया और बोला आप साइन करके एक्सेप्ट करके मुझे दे दीजिए। तो मिस्टर सी बोल रहे ये क्या है ना, ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप जो मुझे बोल रहे हैं 45 डेज बाद दे देंगे 5,000 रुपए, तो इसका मतलब एक प्रूवमेंट है, आप यहाँ पर अपना सिग्नेचर कर दीजिए ताकि मुझे मतलब तसल्ली रहे कि आप 45 डेज बाद मुझे ये पेमेंट कर देंगे, ठीक है। तो इसलिए हम आप पे एक बिल्स ड्रॉ करना चाहते हैं, ये है मेरा बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज किसने ड्रॉ किया, मिस्टर पी ने। मिस्टर पी क्या बन गए, ड्रॉयर, ठीक है। और किसने इसको एक्सेप्ट किया, मतलब किसके ऊपर ड्रॉ किया, मिस्टर सी के ऊपर, तो सी हो गए ड्रॉई, ठीक है, ड्रॉई। तो ड्रॉयर कौन, ड्रॉयर कौन, ड्रॉयर मतलब हु, मिस्टर पी, हाँ, मतलब हु ड्रॉज द बिल, ठीक है। हमारा एग्जाम्पल में मिस्टर पी और ड्रॉयर, ड्रॉ ई, ठीक है, ड्रॉ ई, ड्रॉई का मतलब हु, ऑन हुम, ऑन हुम, हाँ, ऑन हुम द बिल इज ड्रॉन, ठीक है, जिसके ऊपर बिल ड्रॉ किया जा रहा है, यानी मिस्टर, मेरे एग्जाम्पल में कौन था, मिस्टर सी। अच्छा, अब ये ड्रॉयर जो है ये और एक भी हो जाएंगे, इनको सेलर भी बोल सकते हैं, ये बेच रहे थे, ठीक है। और ड्रॉई जिन पे बिल ड्रॉ हुआ वो कौन हो गए, बायर, बायर, ये हो गए बायर, ठीक है। अच्छा, अब ये बिल एक्सेप्ट हो गया। अच्छा, अगर ये 3 कंडीशन होता है और अगर तुम लोग शॉपकीपर होते हो तो तुम लोग कौन सा मेथड चूज करोगे, मिस्टर ए को सेल करना पसंद करोगे जो कैश देने के लिए राजी है, या मिस्टर बी को सेल करना पसंद करोगे जो 45 डेज बाद पैसा दे देंगे, या मिस्टर सी को सेल करना पसंद करोगे जो 45 डेज बाद देंगे बट उनके साथ क्रेडिट के साथ साथ बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो कौन सा तुम लोग को लगता है कि सूटेबल है, सबसे अच्छा बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, कैसा कस्टमर हम लोग को चाहिए? अगर तुम लोग मिस्टर पी हो तो तुम लोग को ज्यादा से ज्यादा कैसा कस्टमर चाहिए? मैम ए एंड सी, ए एंड दोनों हाँ, लेकिन मैक्सिमम ए चाहिए ना, क्योंकि अगर कैश मिल जाता है इससे अच्छा बात क्या है, क्योंकि कैश मिल गया तो मेरा पैसा ब्लॉक नहीं हुआ ना। अब मान लो मैंने किसी को बुक सेल कर दिया या फिर कोई भी चीज हो, अगर मुझे पैसा सर्कुलेट नहीं हो रहा है, हम अपना बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाएं, मेरे लिए तो ये प्रॉब्लम होता है ना। लेकिन आज के डेट पे कंपटीशन इतना ज्यादा है, अगर हम लोग बोलेंगे नहीं हम लोग क्रेडिट नहीं देते ओनली कैश, तो क्या हमारा कस्टमर कम होगा? मतलब अगर हम लोग स्टार्टिंग में कम होगा, ठीक है, स्टार्टिंग में बिजनेस कर रहे तो कम होगा। अगर बहुत ज्यादा गुडविल बना लेते हैं तो हो सकता है कि सबको पता है ये कंपनी क्रेडिट में काम नहीं करती है, लेकिन सभी को थोड़ा बहुत क्रेडिट में काम करना पड़ता है, अलग अलग ऑप्शन देना पड़ता है, ठीक है। तो ये देखो, बेस्ट तो ये है कि मिस्टर ए जैसा कस्टमर ज्यादा हो, ये हर कोई बिजनेसमैन चाहेगा। मिस्टर बी जैसा जितना कम हो उतना अच्छा है, इनको बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी नहीं दे रहे हैं हम लोग, लेकिन मिस्टर सी वाला चलेगा क्योंकि यहाँ पर भी पैसा ब्लॉक नहीं होगा। मिस्टर बी से क्या है, पैसा ब्लॉक हो जाएगा, जो पैसा मुझे आज मिल जाता हम आज ही इस पैसे को रोल आउट कर लेते बिजनेस में, जो मुझे 45 डेज बाद मिलेगा। लेकिन मिस्टर सी के केस में भी 45 डेज बाद मिलेगा, लेकिन इसके बिल्स ऑफ एक्सचेंज में मेरे पास एक ऑप्शन जनरेट होता है। क्या होता है पता है?
ऑप्शन ये है, अगर हम चाहे, ठीक है, अगर हम चाहे तो ये जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है ना, इसको लेके बैंक के पास जा सकते हैं। पता है तुम लोग को, बैंक के पास जा सकते हैं, जहां पर ये मिस्टर सी ने डिस्काउंट करवा सकते हैं, डिस्काउंट करवा सकते हैं। हम लोग मिस्टर सी से साइन वाइन करवा लिए और बैंक के पास चले गए। बैंक के पास जाके बोल रहे हैं, बैंक सुनो, आप ये वाला जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है इसको पढ़ लो अच्छे तरीके से। ये ट्रांजैक्शन मेरे और मिस्टर सी के अंदर हुआ है, और मिस्टर सी ने मुझे कहा है कि वो 45 डेज बाद 5000 रुपीज दे देगा, लेकिन मुझे ना पैसे का बहुत ज्यादा जरूरत है, लेकिन मुझे कस्टमर छोड़ना नहीं था, इसलिए मैंने मिस्टर सी के साथ क्रेडिट डील भी किया और बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाला पॉइंट भी रखा उनके सामने, तो वो मान गए। ठीक है, वो बोल रहे थे नहीं तो हम नहीं खरीद पाएंगे, क्रेडिट तो मुझे देना ही पड़ेगा, ठीक है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज हम एक्सेप्ट करते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर बैंक बोलेगा तो हम कैसे हेल्प करें, बैंक को क्या करेगा, बैंक बोलेगा ठीक है हम आपको हेल्प कर देंगे, आप अपना बिल क्या करो, आप अपना बिल मेरे पास डिस्काउंट करवा लो। ठीक है, बैंक के पास जाने से बैंक बोलेगा डिस्काउंट करवा लो, तो मिस्टर पी बोलेंगे डिस्काउंट का मतलब हम आपको हेल्प कर रहे हैं, हम आपको दे देंगे 5000 रुपए, तो मेरा क्या बेनिफिट है। बैंक 5000 रुपए ये बिल्स को देख के मिस्टर पी को दे देगा, तो इसमें बैंक का क्या बेनिफिट है, बैंक भी तो एक बिजनेस कर रहा है। तो इसका क्या मतलब, इसमें एक उपाय जो खोजा गया वो क्या है, बैंक बोला ठीक है हम आपको देते हैं 4590 रुपए, ठीक है, या फिर मान लो थोड़ा सा और कम कर देते हैं 4800 रुपए। ठीक है, हम 4800 देते हैं, 200 रुपए हम डिस्काउंट काट लेते हैं, ठीक है, चार्जेस काट लेते हैं, 200 रुपए का चार्जेस मैंने काट लिया, ठीक है, और आपको 4800 दे दिया। अब इसमें बैंक का क्या फायदा है, अब इसमें रूल्स ये हुआ कि ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो अभी मिस्टर पी के पास था, जो मिस्टर सी ने साइन करके मिस्टर पी को दिया था, मिस्टर पी ने किसको दे दिया, मिस्टर पी ने वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज बैंक को दे दिया। अब ये जो पेज है ना लिखा हुआ दिख रहा है, ये ऐसा एक जो बना हुआ है, ये बैंक के पास पहुंच गया। अब जो मिस्टर सी है ये 45 डेज बाद डायरेक्ट किसको पैसा दे देगा, बैंक को। कितना देगा, 5000, मतलब देना चाहिए, अगर नहीं देगा तो क्या होगा वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, हम लोग एक एक स्टेप धीरे धीरे पढ़ते हैं। तो अब ये मिस्टर पी जो है वो मिस्टर सी को बोल देंगे मैंने तो मेरा बिल डिस्काउंट करवाया, तो आप एक काम कीजिएगा, आप ये पैसा बैंक में दे दीजिएगा 45 डेज बाद। तो मिस्टर सी बोलेंगे ठीक है हम आपको देते हैं, उसके बदले हम बैंक को दे देंगे, मुझे उससे क्या फर्क पड़ता है। और मिस्टर पी का क्या हुआ, उन्होंने क्रेडिट सेल भी किया, ऊपर से उनका पैसा भी ब्लॉक नहीं हुआ। हाँ थोड़ा सा लॉस हुआ है, बट कस्टमर तो नहीं छूटा ना, कस्टमर क्रेडिट मांग रहा था, हम लोग सिर्फ क्रेडिट दे देते तो पैसा पूरा ही ब्लॉक हो जाता। यहाँ पर क्या हुआ, बैंक के पास गए, बैंक को बोले कि आप थोड़ा हेल्प कर दीजिए, बैंक बोला ठीक है, आज के डेट पे कौन किसी को ऐसे थोड़ी ना हेल्प करेगा, हम तो खुद बिजनेस करते हैं, तो मेरा क्या बेनिफिट है, तो फिर हम डिस्काउंट काटेंगे, मेरा जो चार्ज रेट चल रहा है मैंने डिस्काउंट काट लिया 200 रुपए बैंक ने, और 4800 रुपए मिस्टर पी को दे दिया, मिस्टर पी खुशी खुशी चले गए अपने घर। ठीक है, अपना बिजनेस फिर इसमें ये 4800 रुपए लगाने के लिए, और जब टाइम आया आफ्टर 45 डेज मिस्टर सी जाके बैंक में पैसा डाल दिए, हो गया काम खत्म, बैंक को अपना पैसा मिल गया, बैंक मिडिल से बेनिफिट कमा लिया कितने का, 200 रुपए का। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, इससे पैसा ब्लॉक नहीं हुआ। नॉर्मली क्रेडिट में पैसा ब्लॉक हो जाता है, लेकिन अगर बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाला ऑप्शन आए देन ये पैसा ब्लॉक नहीं होगा। और एक पॉइंट पे भी ये बेनिफिट कर सकता है, हम लोग ये वाला बिल्स लेके जा सकते हैं हमारे क्रेडिटर के पास। ठीक है, क्रेडिटर के पास, जैसे मिस्टर पी जो बुक बेचते हैं ना वो मिस्टर जेड से खरीदते हैं। ठीक है, मिस्टर जेड से खरीदते हैं और उसमें कुछ प्रॉफिट लगा के बेच देते हैं। मिस्टर जेड जो है वो इनके डीलर है। ठीक है, तो मिस्टर पी बोल रहे देखिए आपको तो मुझे 5000 रुपए देना था, तो आप एक काम कीजिए ना, आप मेरा ये बिल रख लीजिए जो मैंने मेरे कस्टमर मिस्टर सी एंडोर्समेंट मैंने मिस्टर सी पे ड्रॉ किया था, आप ये बिल रख लीजिए। तो मिस्टर जेड बोलेगा ठीक है मुझे तो पैसा मिलने से मतलब है, कोई बात नहीं, मुझे 45 डेज बाद पैसा मिल जाएगा। अगर मिस्टर जेड राजी होते हैं तभी, ऑब्वियसली दोनों में जबरदस्ती वाला बात तो नहीं होगा ना। मिस्टर जेड बोलेंगे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम एग्री है, तब मिस्टर पी क्या करेंगे, अपना बिल जो है मिस्टर जेड को हैंड ओवर कर देंगे, और मिस्टर सी क्या करेंगे 45 डेज बाद अपना जो पेमेंट है वो मिस्टर जेड को कर देंगे। ये इन्फॉर्मेशन मिस्टर पी मिस्टर सी को बता देंगे, जैसे बैंक के बारे में बताया तो वैसे जेड को भी बता देंगे। तो मिस्टर सी जाके मिस्टर पी के जगह मिस्टर जेड को पेमेंट कर देंगे। इसको बोला जाता है बिल्स का एंडोर्समेंट। ठीक है, एंडोर्समेंट।
ठीक है, एंडोर्समेंट हो गया, इसको बोला जाता है, मतलब ट्रांसफर। इसीलिए बिल्स को बोला जाता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, जो कि ट्रांसफरेबल भी है। ठीक है, तो नेगोशिएबल हो गया ना, तो यहाँ पर ट्रांसफर हो गया, इसको बोला जाता है एंडोर्समेंट। तो इससे क्या हुआ, क्रेडिटर का जो लाइबिलिटी था वो मेरा कैंसिल हो गया। ठीक है, क्रेडिटर का लाइबिलिटी था वो मेरा कैंसिल हो गया, तो मेरा पैसा ब्लॉक नहीं हुआ। देखो, क्रेडिट सेल किए लेकिन मेरा पैसा ब्लॉक नहीं हुआ, अगर ये दो ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन हम लोग चूज करते हैं तो। लेकिन जरूरी नहीं है कि हम लोग बैंक के पास ही जाए या क्रेडिटर के पास जाए, हो सकता है हम लोग वेट करें 45 डेज तक और उसके बाद हम लोगों को मिस्टर सी डायरेक्ट पेमेंट कर दे। ये भी ऑप्शन हो सकता है कि 45 डेज मिस्टर पी जो है उन्होंने वेट किया और 45 डेज बाद मिस्टर सी ने वो पेमेंट कर दिया, ये भी हो सकता है। लेकिन बिल्स ऑफ एक्सचेंज से ये बेनिफिट दो हमें मिल सकता है। तो अब देखो थोड़ा सा टर्म जान लेते, जैसे मैंने बोला सेलर, सेलर जो होता है वो बिल ड्रॉ करता है, ड्रॉयर जो होता है वो बिल ड्रॉ करता है, बायर जो होता है वो बिल मतलब उस पे बिल ड्रॉ होता है, उसको ड्रॉई बोला जाता है। अच्छा, इनको क्या बोलेंगे, इनको बोलेंगे एक्सेप्टर। जो बिल एक्सेप्ट कर रहे हैं उन्हें बोला जाता है एक्सेप्टर, और जो बिल एक्सेप्ट करने के लिए दे रहे हैं उन्हें बोला जाता है एक्सेप्टी। ठीक है, एक्सेप्टी। तो इतना सारा नाम हो गया। अब एंडोर्समेंट के लिए कुछ नाम होना चाहिए। एंडोर्स कौन कर रहा है, मतलब बिल कौन किसको दे रहा है, मिस्टर पी मिस्टर जेड को दे रहा है, तो मिस्टर पी क्या बन जाएंगे, एंडोर्सर। ठीक है, मिस्टर पी, अरे ये क्या ओपन हो गया, मिस्टर पी क्या बन जाएंगे, एंडोर्सर। इधर लिख रहे हैं, उधर जगह नहीं है, एंडोर्सर। ठीक है, और जिसको एंडोर्स कर रहे हैं उसको क्या बोला जाएगा, एंडोर्सी। ठीक है, एंडोर्सी। एंडोर्सी का मतलब टू हुम बिल इज एंडोर्स्ड। ठीक है, जिनको बिल एंडोर्स्ड किया जाएगा उनको बोला जाता है एंडोर्सी। ठीक है, अच्छा, अब पेमेंट जो करेगा, पेमेंट जो करेगा, पैसे का पेमेंट कौन करेगा, जो बिल एक्सेप्ट किया है जो पेमेंट करेगा उसको बोला जाता है पेयर। ठीक है, पेयर। और जिनको पे किया जाएगा उनको बोला जाता है पे, पेयर। हु पेड द बिल, टू हुम द बिल इज पेड, जिसको पे किया जाएगा। ठीक है, अब देखो पे कौन कौन हो सकता है, मैंने जो एग्जांपल लिया था वहां पर पे कौन हो सकता है, जिसको पे किया जाएगा। तो अगर हम लोग वेट कर जाते हैं, मिस्टर पी अगर वेट कर रहा है तो मिस्टर पी भी हो सकता है पे, मिस्टर पी को पैसा मिल जाए मिस्टर सी से, या बैंक को पैसा मिल जाए मिस्टर सी से अगर उन्होंने बैंक में डिस्काउंट करवा लिया है, या फिर क्रेडिटर मिस्टर जेड, यहाँ पर लिख देते हैं मिस्टर जेड, मिस्टर जेड पे ही हो सकता है इस केस में। तो पे कौन कौन हो सकता है, जिसको पैसा मिलेगा। तो अगर मिस्टर पी वेट कर रहे तो उन्हीं को पैसा मिलेगा, उन्होंने अपना बिल अगर बैंक में डिस्काउंट करवा लिया तो बैंक को पैसा मिलना था, और अगर क्रेडिटर को दे दिया है, एंडोर्स कर दिया मिस्टर जेड को, तो मिस्टर जेड को पैसा मिलेगा। नाउ पेयर, पेयर कौन है यहाँ पर, पूरे केस में पेयर कौन बन रहा है, मिस्टर सी, जो पैसा पे करेगा वो बन गया है मिस्टर सी। ठीक है, तो ये होता है हमारा बिल्स ऑफ एक्सचेंज का कंसेप्ट कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज का बेनिफिट क्या है, ड्रॉ करके क्या होगा। तो ये सब हम थोड़ा सा स्टोरी के साथ बोलने का कोशिश किए हैं कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज का मेन थीम ये होता है, इसमें जो भी टर्मिनोलॉजीज होता है वो मैंने बताया, जैसे कि एक्सेप्टर, एक्सेप्टी, सेलर, बायर, ड्रॉयर, ड्रॉई, एंडोर्सर, एंडोर्सी। ठीक है, पेयर, पेई, ये सब मैंने बताया। अच्छा, अब यहाँ पर ये देखो स्पेसिमेन कॉपी, ये प्रोमिसरी नोट का है, चलो हम स्पेसिमेन कॉपी ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज का भी दिखा देते हैं। ये देखो बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, ये थोड़ा सा यहाँ से रीड करके बता देते हैं। ये जो नोट है मेरा, ये देखो, ए बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, ये लिखित में होना चाहिए। ठीक है, रिटन होना चाहिए, कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर। ठीक है, अनकंडीशनल ऑर्डर होगा, मतलब जिस चीज का ट्रांजैक्शन है उसी वजह से पेमेंट होगा और किसी वजह से नहीं। साइंड बाय द मेकर, ठीक है, साइंड बाय द मेकर डायरेक्टिंग ए सर्टेन पर्सन, तो जो मेकर है मतलब जो बना रहे हैं वो भी साइन करेंगे, और जो एक्सेप्टर है उनको भी साइन करना पड़ेगा, वो ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, इस केस में तुम लोग एक बात सोच के देखो, मिस्टर पी अगर साइन नहीं भी करते नो प्रॉब्लम, मिस्टर सी का साइन होना ज्यादा जरूरी है। क्यों बताओ, क्योंकि पैसा तो उनको मिलेगा ना, प्रोडक्ट तो इनका चला गया है फ्री में, मतलब बिना पैसे में फिलहाल के लिए। तो अगर कोई गलत कर सकता है तो वो मिस्टर सी अनएथिकल काम कर सकता है, मिस्टर पी तो नहीं कर सकता है, उनका तो ऑलरेडी एक प्रोडक्ट जा चुका है, वो भी अभी भी क्रेडिट में। ठीक है, तो मिस्टर सी का साइन कर लेना ज्यादा जरूरी है।
तो ये देखो ए सर्टेन सम ऑफ मनी, मतलब एग्जैक्ट पैसा लिखा होना चाहिए, 5,000, 4,000, 10,000 जो भी है। ऐसा नहीं है कि लगभग 10,000, ऐसे हम लोग नहीं लिख सकते, प्रोबेबली इतना, ऐसा नहीं। ए सर्टेन सम ऑफ मनी होना चाहिए, ओनली टू और टू द ऑर्डर ऑफ ए सर्टेन पर्सन, मतलब वहां पर मेंशन होना चाहिए किसको देना पड़ेगा, ठीक है, सर्टेन पर्सन और टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, या तो सर्टेन पर्सन का नाम लिखा हुआ रहेगा किसको देना पड़ेगा। जैसे ये बिल मिस्टर पी और मिस्टर सी में हुआ है तो इन दोनों का नाम ही बेसिकली यहाँ पर रहना चाहिए, या फिर मिस्टर पी जिनको मतलब जिनका नाम मेंशन कर देंगे, या फिर जो ये बिल का बियरर होगा, जैसे बैंक के पास है तो बैंक उस बिल का बियरर हो जाएगा। अगर क्रेडिटर के पास है तो वो बिल बियर कौन कर रहा है, क्रेडिटर कर रहा है, तो किसको पेमेंट करना है, जिसका नाम यहाँ लिखा हुआ है, या तो उनको पेमेंट करना पड़ेगा जैसे मिस्टर पी को, या तो जो बियरर है मतलब जो इसको बियर करके चल रहा है बिल्स ऑफ एक्सचेंज को, उनको पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह के इंस्ट्रूमेंट को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में बोला जाता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। और इसका फीचर्स देखो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी बता भी दिया है, ये रिटर्न होना चाहिए, ठीक है, जस्ट ओरल एग्रीमेंट से ये नहीं बनता है, अनकंडीशनल ऑर्डर होना चाहिए, ये ड्रॉ किया जाएगा, ठीक है, ड्रॉन एंड साइन बाय द पर्सन हु ग्रांट्स क्रेडिट और बाय द क्रेडिटर, ठीक है, ये साइंड होना चाहिए। तो स्पेशली जो ड्रॉई है उसका साइन होना ही चाहिए। एड्रेस टू द पर्सन टू हुम क्रेडिट इज ग्रांटेड और टू द डेटर, ठीक है, ये किसके यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, देखो यहाँ पर क्या एड्रेस किया जाएगा, इट इज एड्रेस टू द पर्सन टू हुम क्रेडिट इज ग्रांटेड और टू द डेटर, डेटर का नाम इसमें एड्रेस किया जाएगा, मतलब लिखा जाएगा। द अमाउंट इज पेएबल आइदर ऑन डिमांड और एट ए फिक्स्ड और डिटरमाइनेबल फ्यूचर टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर एक टाइम ऑब्वियसली लिखा हुआ होना चाहिए, देखो जैसे मैंने लिखा ना यहाँ पर 45 डेज आफ्टर डेट, तो कुछ एक सर्टेन टाइम, फिक्स टाइम, या फिर ऑन डिमांड, ऑन डिमांड अगर होता है तो जिस दिन बोलेंगे उसी दिन पे करना पड़ेगा। एक डिटरमाइनेबल फ्यूचर टाइम जैसे यहाँ पर बोला था 45 डेज, या फिर एक फिक्स डेट, मान लो आज 27 तारीख है, 27 ऑफ अगस्त है, मान लो बोल दिया गया 27 ऑफ सितंबर को पे करना पड़ेगा, तो जैसा मेंशन रहेगा उस बेसिस पे हमें क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। तो ये उसका फीचर्स होता है। अच्छा, और क्या है फीचर्स में, देखो द अमाउंट इज पेएबल आइदर टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट और टू ए स्पेसिफाइड पर्सन और टू द ऑर्डर ऑफ सच पर्सन। तो ये भी मैंने समझाया, देखो ये किसको देना है, जो ये इंस्ट्रूमेंट को बियर कर रहा है या तो उसको, एडमिट ही नहीं हो रहा है, हो गया। गुड इवनिंग मानन। गुड इवनिंग मैम। अच्छा देखो, द अमाउंट इज पेएबल आइदर टू द बियरर, जो बियर मतलब जो लेके चल रहा है उस डॉक्यूमेंट्स को, उनको पे करना है। जैसे हमारे एग्जांपल में बैंक वाला हो सकता है, या मिस्टर जेड जो क्रेडिटर है ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, और टू ए स्पेसिफाइड पर्सन, या फिर जिनके लिए बोला गया है उनको, जैसे कि मिस्टर पी, उनका नाम स्पेसिफिकली अगर लिखा हुआ है, और टू द ऑर्डर ऑफ सच ए पर्सन, या फिर वो स्पेसिफाइड पर्सन जिन्होंने बिल ड्रॉ किया है उनके ऑर्डर में वो जिनको देने बोल रहे हैं उनको ही देना पड़ेगा। द अमाउंट पेएबल इज अ सर्टेन सम ऑफ मनी, मतलब सर्टेन होना चाहिए, जैसे 5,000 तो 5,000, 3,000 तो 3,000, उसमें कोई ऐसा नहीं लिखा हुआ होना चाहिए जो कि एम्बिगुअस हो, मतलब हमें समझ में ना आए क्लियरली कि कितना अमाउंट है, तो क्लियरली लिखा हुआ होना चाहिए कितना अमाउंट है। अब देखो जैसे मैंने पार्टीज ये भी समझा दिया, मैंने वो छोटे से स्टोरीज में सारी चीज बता दी। ड्रॉयर जिनके ऊपर बिल ड्रॉ होता है, ड्रॉयर जो बिल ड्रॉ करते हैं, ड्रॉई जिनके ऊपर बिल ड्रॉ होता है, जो एक्सेप्ट कर रहे हैं, देख लो क्या लिखा हुआ है, the person who draws the bill is called drawer, in other word he is the person who grants credit, ठीक है, जो क्रेडिट दे रहे हैं। the person मतलब मेरे एग्जांपल में मिस्टर पी, the person on whom the bill is drawn, जिनके ऊपर बिल ड्रॉ हो रहा है, for its acceptance by him is called the drawee, in other word he is the person to whom the credit is granted, जिनको क्रेडिट दिया जा रहा है, मतलब उधार दिया जा रहा है। एक व्यक्ति है जो उधार दे रहे हैं, दूसरे पर्सन है जो उधार ले रहे हैं, जो उधार ले रहे हैं यानी बायर वो ड्रॉई हो जाएंगे, जो उधार दे रहे हैं यानी सेलर वो ड्रॉयर हो जाएंगे। पेई मतलब जिनको पैसा मिलेगा। द पर्सन इन हुज फेवर द बिल इज ड्रॉन इज कॉल्ड पेई, मतलब जिनके ऊपर बिल ड्रॉ हुआ है वही तो पेई है, जिनके ऊपर बिल ड्रॉ हुआ है यानी जो बायर है उन्हीं को तो पैसा पे करना है। द पेई मे बी ए थर्ड पार्टी और द ड्रॉयर हिमसेल्फ। अच्छा, पेई जो है वो ड्रॉयर हिमसेल्फ भी हो सकता है, सॉरी थोड़ा सा गलत बता दिया, सॉरी। पेई मतलब होता है
पेयर मतलब जो पैसा पे करेगा, पे मतलब जिसको पैसा मिलेगा, ठीक है। द पर्सन इन हुज फेवर द बिल इज ड्रॉन कॉल्ड द पे मे बी ए थर्ड पार्टी और ड्रॉयर हिमसेल्फ। तो हमारे एग्जांपल में पे कौन था? मिस्टर पी, उनको पैसा मिल सकता है, या फिर मिस्टर जेड और या फिर मिस्टर जेड, हाँ, या फिर मिस्टर जेड और बैंक, ठीक है, इनको भी पैसा मिल सकता है अगर ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन है तो। अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज का स्पेसिमेन कॉपी ये देखो, मैंने भी ऐसा ही कुछ तुम लोग को लिख के दिखाया था, यहाँ पर एक दूसरा एग्जांपल है। अच्छा, एडवांटेजेस कुछ दिया हुआ है, ठीक है, एडवांटेजेस ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो ये देखो एडवांटेजेस ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, देखो यहाँ पर बोला है कि एविडेंस ऑफ इनडेप्टनेस, सोर्स ऑफ फाइनेंस, मीन्स ऑफ रेमिटेंस, डिवाइस ऑफ डिस्चार्ज ऑफ ए डेब्ट, ठीक है। यहाँ पर तो बहुत कुछ बोला है, हम थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखवा देते हैं कि इंपॉर्टेंस क्या है। ये एक लिक्विडिटी फैक्टर की तरह काम करता है, लिक्विडिटी फैक्टर, ठीक है। जैसे नॉर्मली हम लोग जानते हैं सबसे लिक्विड कैश होता है, ठीक है, हमारे पास अगर कैश है तो हम लोग उसको किसी भी चीज में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज में लिक्विड फैक्टर लेके चल रहा है। क्यों बोलो? ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज से हमें बैंक से तुरंत पैसा मिल सकता है, या फिर हम लोग अपना क्रेडिट जो है उसको भी कैंसिल करवा सकते हैं क्रेडिटर को पे करके। तो ये बन गया ना, कैश की तरह काम कर रहा है, तो ये लिक्विडिटी फैक्टर जो है वो लेके चलता है। दूसरा हो गया कैश फ्लो इन द बिजनेस। बिजनेस का कैश फ्लो जो है वो रुकता नहीं है, सिर्फ क्रेडिट देने से अगर हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ नहीं करते, जैसे मिस्टर बी वाला केस था, इसमें कैश ब्लॉक हो रहा था, बट इसमें ब्लॉक नहीं हो रहा है। अगर हम लोग चाहे तो इसमें कैश ब्लॉक होने का चांसेस जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो कैश फ्लो रहेगा बिजनेस में। नॉर्मली क्रेडिट अगर सारा दिन उधार में ही बेचोगे तो कैश फ्लो कहां से होगा? तो वो एक टेंशन रहता है बिजनेसमैन को। तो कैश फ्लो जो है वो बरकरार रहेगा, और इसीलिए डज नॉट कॉज लॉकिंग ऑफ मनी, ठीक है। पैसा लॉक होने का चांसेस जो है वो बिल्कुल कम हो जाएगा, ठीक है, पैसा लॉक होने का चांसेस नहीं रहेगा। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं और क्या बोल सकते हैं हम लोग। यहाँ पर प्रोमिसरी नोट जब बताएंगे तो दोनों का डिफरेंस बता देंगे। अच्छा, टर्म ऑफ बिल, ये देखो, ये हमें पता होना चाहिए। टर्म ऑफ बिल मतलब कितने दिन का क्रेडिट पे बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ हो सकता है, इसका एक रूल्स है। देखो, बोल रहा है कि द टर्म बिल्स ऑफ एक्सचेंज मे बी ऑफ एनी ड्यूरेशन, वैसे तो किसी भी टाइम पीरियड के लिए होता है, जैसे मैंने 45 डेज का दिखाया, लेकिन यूजुअली द टर्म डज नॉट एक्सीड 90 डेज। 90 डेज से ज्यादा का हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है। हमारे लिए लॉस है, इतना ज्यादा क्रेडिट देके क्या करेंगे, क्रेडिट पीरियड इतना बढ़ेगा तो फिर बैड डेप्ट होने का चांसेस भी तो बढ़ेगा। तो एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज मैक्सिमम 90 डेज का क्रेडिट दे सकता है, ठीक है। हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज के थ्रू से किसी को मैक्सिमम 90 डेज का क्रेडिट दे सकते हैं। तो इसका टर्म ऑफ बिल जो है, टर्म मतलब कितने टाइम पीरियड के लिए है, तो वो मैक्सिमम 90 डेज। वैसे तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन रूल्स बोल रहा है कि 90 डेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, 90 डेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब ये जो नीचे उसके बाद कुछ लिखा हुआ है ना, ये हम बताएंगे नेक्स्ट, और एक जगह पे भी ये चीज लिखा हुआ है, ठीक है। तो अभी इस टर्म से इतना जानो, टर्म ऑफ बिल क्या हो जाएगा, तो इसमें थोड़ा सा ऐसे नोट डाउन कर लो, याद रहेगा। टर्म ऑफ बिल क्या होना चाहिए, मैक्स टू मैक्स नॉट मोर देन 90 डेज, ठीक है। ये हमारे पास लिखा हुआ होना चाहिए ताकि हम लोगों को याद रहे अच्छे तरीके से, ठीक है, टर्म ऑफ बिल। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ड्यू डेट ऑफ बिल क्या होता है। देखो, ड्यू डेट ऑफ बिल यहां पर लिखते हैं, ड्यू डेट ऑफ बिल क्या लिखा है, देखो, द डेट ऑन विच द टर्म ऑफ बिल एक्सपायर इज कॉल्ड ड्यू डेट ऑफ बिल। तो जिस दिन बिल एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है, बिल एक्सपायर्ड डेट, ड्यू डेट ऑफ बिल कौन सा है, बिल एक्सपायर्ड डेट। जैसे हर एक मेडिसिन हो, कोई फूड प्रोडक्ट हो, जो भी चीज हो, उसका एक मैन्युफैक्चरिंग डेट रहता है, एक एक्सपायर्ड डेट रहता है, ठीक है। तो एक्सपायर्ड डेट के बाद हम लोग उसे यूज नहीं कर सकते। उसी तरह से बिल का भी एक एक्सपायर्ड डेट होगा। कब होगा, जितने दिन का बिल ड्रॉ हुआ है उतना दिन जब कंप्लीट हो जाएगा तभी बिल का क्या आ जाएगा, एक्सपायर्ड डेट आ जाएगा, ठीक है। तो इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं तो तुम लोग समझ जाओगे कि ड्यू डेट ऑफ बिल कैसे होगा। चलो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, ड्यू डेट ऑफ बिल। अच्छा रुको एक मिनट, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं।
जैसे एग्जाम्पल, डेट ऑफ ड्राइंग, ठीक है, डेट ऑफ ड्राइंग जिस दिन बिल ड्रॉ हुआ वो है 31 Jan 1999, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर लिखते हैं ड्यू डेट, तो ड्यू डेट कौन सा आएगा, तो उसके लिए हमें टर्म ऑफ बिल पता होना चाहिए, ठीक है। टर्म कितने दिन के लिए बिल ड्रॉ हुआ है, डेट ऑफ ड्रॉइंग्स लिख दिया मैंने, यहाँ पर टर्म लिख देते, भूल गए थे, ठीक है। टर्म लिख लेते हैं 1 month, ठीक है। 1 month बाद हमें इस बिल का पैसा पे करना है, तो 1 month बाद कौन सा डेट आएगा वही हमारा ड्यू डेट होगा। देखो कैसे पता चलेगा 1 month बाद कौन सा डेट आएगा, 31 Jan से लेके 1 month तक जाएंगे तो कौन सा डेट आएगा, जब मंथ लिखा हुआ रहता है, अच्छे तरीके से सुनो कैलकुलेशन कैसे होगा, जब मंथ लिखा हुआ रहेगा तब हम लोग डेट टू डेट जाएंगे, मींस डेट टू डेट। 31 Jan से लेके नेक्स्ट मंथ का 31 Feb तक होगा तो ये 1 month होगा, लेकिन क्या फेब में 31 होता है, ये सोचो। नो मैम, नहीं होता है, या तो 28 होगा या और एक डेट हो सकता है, कौन सा, 29, वो तब होता है जब वो लीप ईयर होता है, ठीक है। अब मुझे बताओ क्या 1999 लीप ईयर है, कैसे पता चलता है, नहीं होता है, कैसे पता चलता है, हाँ डिवाइडेड बाय 4 करके, हाँ अगर 4 में फुल्ली डिवाइड होता है, कोई पॉइंट नहीं जनरेट होता है, देन वो लीप ईयर होगा। जैसे 2020 लीप ईयर था, है ना, कोविड वाला जो ईयर 2020 ये लीप ईयर था, है ना, ये लीप ईयर था, लेकिन ये लीप ईयर नहीं है, तो लीप ईयर नहीं है तो इसमें 29 डेज तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर लीप ईयर नहीं है तो 29 डेज तो इस कंसेप्ट में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, एटलीस्ट 1999 में। तो यहाँ पर हम लोग को 1 month कैसा मानना पड़ेगा, यहाँ पर हमें 28th मानना पड़ेगा। वैसे 1 month नहीं होता है, तुम लोग डेज के हिसाब से मत जाओ, क्योंकि टर्म जो है वो डेज के हिसाब से नहीं बोला है, टर्म जो है वो बोला है मंथ के हिसाब से। तो 1 month मतलब 31 से लेके 31, बट अनफॉर्चुनेटली फेब में तो 31 होता नहीं है, तो जितने दिन में 1 month कवर होता है, क्योंकि इसके बाद तो मार्च आ जाएगा ना, तो वही मेरा ड्यू डेट मानना पड़ेगा, ठीक है, वही मेरा ड्यू डेट हो जाएगा। तो 28 Feb ये हो गया मेरा ड्यू डेट, ठीक है, 28 Feb ये हो गया मेरा ड्यू डेट। तो ड्यू डेट तब होगा जिस दिन मेरा टर्म जो है वो बिल एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है, टर्म जो है वो एक्सपायर हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड ड्यू डेट। अच्छा, नाउ डेज ऑफ ग्रेस, डेज ऑफ ग्रेस, ग्रेस मतलब क्या, कुछ छूट, ठीक है, ग्रेस पीरियड यानी कुछ छूट। तो एवरी इंस्ट्रूमेंट पेएबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड इज एंटाइटल्ड टू 3 days ऑफ ग्रेस। जितना भी बिल पे होता है, तुम लोग अगर घर पे इलेक्ट्रिक बिल भी आता है ना, उसमें ग्रेस डेज रहता है, तुम लोग देख सकते हो, लिखा हुआ रहेगा ड्यू डेट, उसके बाद लिखा हुआ रहेगा आफ्टर ड्यू डेट के बाद लिखा हुआ रहता है कि अगर 10 days बाद पेमेंट कर देंगे ठीक है, 10 days के अंदर, अगर उसके भी बाद पे करेंगे तो फिर आपको फाइन के साथ पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो हमारा मैच्योर मतलब जो हमारा ड्यू डेट होता है उसके बाद भी कुछ टाइम हमें दिया जाता है, तो यहाँ पर बिल्स के केस में 3 दिन टाइम दिया जाएगा, ठीक है। तो एवरी इंस्ट्रूमेंट, जो भी इंस्ट्रूमेंट होता है पेएबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड एंटाइटल्ड टू 3 days ऑफ ग्रेस। तो डेज ऑफ ग्रेस कितना होता है, 3 days, ठीक है, एक्सेप्ट बिल पेड ऑन डिमांड, ठीक है। डिमांड में अगर बिल को पे करना पड़ेगा तब उसमें डेज, ग्रेस डेज नहीं मिलता है, ठीक से सुनो, अगर डिमांड में बिल पे करना पड़ेगा तो ग्रेस डेज नहीं मिलता है। अब डिमांड में मतलब ये देखो, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कितने तरह से हम लोग बिल पे कर सकते हैं, ये देखो यहां पर था, कहां था, दिखा रहे हैं, ये देखो, द अमाउंट इज पेबल, कैसे पे करना है, आइदर ऑन डिमांड, डिमांड मतलब जिस दिन बोलेंगे उसी दिन देना है, और एट ए फिक्स्ड और डिटरमाइनेबल फ्यूचर टाइम, या तो एक फिक्स डेट बता दिया जाएगा। डिमांड मतलब जब फोन करके बताएंगे कि आज देके चाहिए तो आज ही देके जाना पड़ेगा, दैट इज डिमांड। अच्छा, और फिक्स्ड मतलब एक डेट फिक्स्ड रहेगा कि आज 27 अगस्त है, 27 सितंबर को आपको देके जाना है, ये फिक्स डेट, या फिर आपको 1 month बाद देना है, तो फिर खुद को फाइंड आउट करना पड़ेगा कौन सा डेट होगा। तो अगर
ऑन डिमांड हो रहा है। ऑन डिमांड मतलब जब बोलेंगे तभी देना पड़ेगा, तो ऑन डिमांड में ग्रेस पीरियड लागू नहीं होता है। तब ऑन डिमांड किस चीज का? डिमांड मतलब आज बोलेंगे अभी देके जाना है, फिर उसमें ग्रेस ऐड करेंगे तो वो ऑन डिमांड तो रहा नहीं ना। तो ऑन डिमांड का कंसेप्ट को फुलफिल करने के लिए हम लोग ग्रेस पीरियड नहीं ऐड कर सकते, इसलिए मैंने लिखा है एक्सेप्ट बिल्स पेड ऑन डिमांड 3 डेज ग्रेस ऐड होगा। ठीक है, तो 3 डेज ग्रेस ऐड हो जाएगा। तो उस केस में ये जो मैंने एग्जांपल लिया था फिर से इसको दिखा रहे हैं, तो हमारा डेट कौन सा आ जाएगा? सपोज डेट ऑफ ड्रॉइंग्स, डेट ऑफ ड्रॉइंग्स हम यही वाला ले रहे हैं 31 ऑफ जैन, यही वाला ले रहे हैं 1999। टर्म है 1 मंथ, ठीक है, टर्म है 1 मंथ। और मेरा ड्यू डेट जो आया, मैंने कैलकुलेट करके तुम लोग को दिखाया, ड्यू डेट जो आया 28 ऑफ फेब, लेकिन मुझे 3 दिन दिया जाएगा। अब ये मेरा मन है हम 28 को दे दे या फिर और 3 दिन बाद दे, ठीक है, तो मुझे मैक्सिमम और 3 डेज मिल जाएगा। मेरा टर्म एक्सपायर होने के बाद भी मुझे 3 दिन दिया जाएगा, तो कौन सा डेट आएगा? कौन सा डेट? हाँ, 28 तारीख फेब का खत्म, 1 ऑफ मार्च, उसके बाद 2 ऑफ मार्च, 3 ऑफ मार्च, 3, ठीक है, 3 ऑफ मार्च 1999 आफ्टर एडिंग द ग्रेस डेज, ड्यू डेट प्लस ग्रेस डेज, ठीक है, ड्यू डेट प्लस ग्रेस डेज मिला के ये डेट आ गया। इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है मैच्योरिटी डेट। देखो इसके बाद ही टर्म मिलेगा, डेट ऑफ मैच्योरिटी। ये देखो, द डेट विच कम्स आफ्टर एडिंग 3 डेज टू द ड्यू डेट ऑफ बिल इज कॉल्ड द डेट ऑफ मैच्योरिटी। अभी तो मैंने तुम लोग को यही बताया, ये दोनों को अगर हम लोग ऐड कर लेते हैं तो ये मिलता है मैच्योरिटी डेट, ठीक है, मैच्योरिटी डेट। आई होप दिख रहा होगा तुम लोग को, मैच्योरिटी डेट, ठीक है। तो ड्यू डेट के साथ अगर ग्रेस पीरियड ऐड हो जाता है तो जो मिलता है उसे बोला जाता है मैच्योरिटी डेट। तो इसको तुम लोग मैच्योरिटी डेट बोल के यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर डेज ऑफ ग्रेस लिखवाया ना, इसके नीचे लिखो इस तरह से, हम ही लिखवा देते, चलो तुम लोग लिखोगे नहीं तो फिर मैच्योरिटी डेट, मैच्योरिटी डेट। ये कैसे बनता है? ड्यू डेट प्लस ग्रेस डेज, ठीक है। ग्रेस डेज बिल्स के केस में 3 डेज होता है, हमेशा 3 डेज होता है। ये सब ऐड करने से हमारा आ जाएगा मैच्योरिटी डेट। अच्छा, अब बिल एट साइट, बिल एट साइट क्या होता है? देखो, एक मैंने बोला डिमांड बिल जब बोलेंगे तब देना पड़ेगा, इसी तरह से बिल एट साइट होता है। बिल एट साइट और इंस्ट्रूमेंट पेएबल ऑन डिमांड मींस द इंस्ट्रूमेंट इन विच नो टाइम फॉर पेमेंट इज मेंशन। तो डिमांड का मतलब क्या? कोई टाइम मेंशन नहीं रहेगा, जब बोलेंगे तभी देना है। इसको क्या बोला जाता है? बिल एट साइट, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है? बिल एट साइट। ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, जस्ट ये 2 पॉइंट याद रखने से ही होगा। एट साइट एंड प्रेजेंटमेंट मींस ऑन डिमांड। या तो एट साइट लिखा हुआ है बिल में, या तो लिखा हुआ है ऑन प्रेजेंटमेंट। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो इसका मतलब ही है ऑन डिमांड। एट साइट या फिर एट प्रेजेंटमेंट का मतलब ही ऑन डिमांड। क्योंकि देखो, इस इंग्लिश को अगर हम लोग थोड़ा समझना चाहे तो एट प्रेजेंटमेंट, जब प्रेजेंट होंगे तभी देना पड़ेगा, मतलब डिमांड के हिसाब से। जब एट साइट होंगे तभी देना पड़ेगा, तब इसका मतलब डिमांड के हिसाब से। देखो, इसका मतलब बिल्स में कोई टाइम मेंशन नहीं रहेगा। ए चेक इज ऑलवेज पेएबल ऑन डिमांड। चेक हमेशा डिमांड के हिसाब से दिया जाता है। जैसे हम लोगों को किसी को चेक इशू करना है तब हम लोग को चेक उससे देना पड़ेगा, क्योंकि चेक एक बहुत ही अच्छा आज के डेट पे बिल्स ऑफ एक्सचेंज का एग्जांपल है, ठीक है। तो चेक जो है वो ऑन डिमांड बिल्स ऑफ एक्सचेंज है। और उसके बाद क्या दिया हुआ है? देखो, ऑन ए प्रोमिसरी नोट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज पेएबल ऑन डिमांड। कोई भी प्रोमिसरी नोट या बिल्स ऑफ, प्रोमिसरी नोट खैर अभी तक मैंने बोला नहीं है, लेकिन बिल्स ऑफ एक्सचेंज के साथ उसका कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। एक बेसिक सा डिफरेंस है, हम बता देते हैं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट में बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाते हैं सेलर, ठीक है, और बायर से साइन करवाते हैं, और बायर से साइन करवाते हैं। जबकि प्रोमिसरी नोट कौन बनाता है? प्रोमिसरी नोट बनाता है बायर। देखो ना, लैंग्वेज से समझ में आएगा। कौन प्रॉमिस करेगा कि हम पैसा पे कर देंगे? बायर। तो प्रोमिसरी नोट बायर बनाता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज सेलर बनाता है। बस यही एक छोटा सा डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस है नहीं उतना, ठीक है, प्रोमिसरी नोट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अंदर। क्योंकि ये लैंग्वेज बार बार आ रहा है तो तुम लोग को डिस्टर्ब हो सकता है, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि प्रोमिसरी नोट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज में एक छोटा सा डिफरेंस है। प्रोमिसरी नोट बनाते हैं बायर, वो लिखते हैं कि हम प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम आपको ये पैसा दे देंगे, और बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो ड्रॉ करवाते हैं वो है
सेलर, ठीक है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज का जो रिटन एग्रीमेंट होता है वो सेलर बनवाते हैं, तो ये मेन दोनों में डिफरेंस होता है। अच्छा, अब वो जब कोई टाइम स्पेसिफाइड नहीं रहेगा, वो नो टाइम फॉर पेमेंट इज स्पेसिफाइड और व्हेन इट इज एक्सप्रेस टू बी पेबल ऑन डिमांड और एट साइट और ऑन प्रेजेंटमेंट, तब उसको बोला जाता है बिल एट साइट। तो बिल एट साइट का मतलब ऑन डिमांड, ठीक है, बेसिकली ऑन डिमांड, जिसमें कोई भी टाइम पीरियड जो है वो बताया हुआ नहीं है, फिक्स्ड, ठीक है। हम लोग को जब बोला जाएगा तभी पे करना पड़ेगा। जैसे इसका कैसे लिखावट रहेगा, मतलब रिटन लैंग्वेज कैसे होगा, देखो स्पेसिमेन में क्या दिया हुआ है, आई प्रॉमिस टू पे, ये प्रोमिसरी नोट का है कि बायर बोल रहे हैं हम प्रॉमिस कर रहे हैं हम आपको 500 रुपए दे देंगे। आई प्रॉमिस टू पे बी ₹500 ऑन डिमांड, अगर ये सिर्फ लिखा हुआ है तभी डिमांड है, अगर ऑन डिमांड जोड़ दिया है तब भी डिमांड है। पे बी ₹500 एट साइट, इसका मतलब भी ऑन डिमांड है। पे बी ₹500 ऑन प्रेजेंटमेंट, इसका मतलब भी ऑन डिमांड है। तो देखो चारों तरह का लैंग्वेज से दिखा दिया। ऐसा लैंग्वेज अगर हमें देखने को मिल जाए, इसका मतलब ये सब ऑन डिमांड पे करने का बात हो रहा है। तो ऑन डिमांड को और एक क्या बोला जाता है, ऑन डिमांड को बोला जाता है बिल एट साइट, ठीक है। ऑन डिमांड को बोला जाता है बिल एट साइट। तो यहां पर लिख देते हैं बिल्स एट साइट, इसका मतलब ही है ऑन डिमांड, ठीक है, ऑन डिमांड। और यहां पर लिख देते हैं नो टाइम फिक्स्ड फॉर पेमेंट। अच्छा, उसके बाद बिल आफ्टर डेट, ये क्या होता है, देखो बिल आफ्टर डेट। तो बिल आफ्टर डेट क्या होता है, बिल आफ्टर डेट और टाइम इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। टाइम इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि डेट का बात बोल रहे हैं ना, तो टाइम इंस्ट्रूमेंट मींस द इंस्ट्रूमेंट इन विच टाइम फॉर पेमेंट इज मेंशन्ड, मतलब जिसमें लिखा हुआ है कि कितने दिन बाद आपको पे करना है। ए प्रोमिसरी नोट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज अ टाइम इंस्ट्रूमेंट, ये दोनों टाइम इंस्ट्रूमेंट हो सकता है व्हेन इट इज एक्सप्रेस टू बी पेबल, ठीक है। तो उसमें क्या रहेगा, आफ्टर ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑन ए स्पेसिफिक डे आफ्टर साइड ऑन द हैपनिंग ऑफ इवेंट विच इज सर्टेन टू हैपन। ये चारों का मतलब अभी समझाते हैं, देखो चारों का मतलब अभी समझाते हैं, उसके लिए ये एग्जाम्पल्स हम लोग पढ़ेंगे, देखो इससे काफी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। देखो बोला है आई प्रोमिस टू पे बी, हम प्रॉमिस कर रहे हैं बी को पे करेंगे 500 रुपए आफ्टर 3 मंथ्स, मतलब एक टाइम बता दिया है, मतलब एक टाइम बता दिया है। इसका मतलब ये कौन सा बिल हो जाएगा, ये बिल हो गया, इसको बोलेंगे हम लोग बिल आफ्टर डेट, ठीक है। टाइम दिया हुआ है तो इसको हम लोग बोलेंगे बिल आफ्टर डेट, ठीक है, जो हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, ये प्रोमिसरी नोट है। जहां पर भी लिखा हुआ रहेगा आई प्रॉमिस टू पे, तो वो प्रोमिसरी नोट हो जाएगा। आई प्रॉमिस टू पे ₹500 ऑन 1 Jan, ये भी देखो टाइम मेंशन कर दिया यानी आफ्टर डेट, ठीक है, टाइम मेंशन कर दिया यानी आफ्टर डेट। आई प्रॉमिस टू पे ₹500 आफ्टर साइट, आफ्टर साइट मतलब भी टाइम पीरियड बताता है, ठीक है। आफ्टर साइट यानी टाइम पीरियड बताता है, वो बता देगा कितना टाइम पीरियड होगा, तो ये भी आफ्टर डेट हो जाएगा। आई प्रॉमिस टू पे बी ₹500 आफ्टर सीज डेट, ये कैसा बात है, देखो आफ्टर सीज डेट मतलब एक सर्टेन इवेंट के ऊपर बोल रहा है। तुम लोग देख सकते हो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देखो लिखा हुआ था आफ्टर ए स्पेसिफाइड पीरियड। जैसे पहले वाले में तुम लोग अगर देखो, पहले एग्जाम्पल में लिखा हुआ था कुछ टाइम का बात लिखा हुआ था, कितना टाइम लिखा हुआ था, 3 मंथ्स पहले वाले में, इसमें 3 मंथ्स लिखा हुआ था पहला वाला, तो ये हो गया एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑन ए स्पेसिफिक डेट। दूसरे वाले में लिखा हुआ था ना 1 Jan, मुझे जितना याद आ रहा है ये एक डेट लिखा हुआ था, तो ये स्पेसिफिक डे हो गया। आफ्टर साइट, अगर सिर्फ आफ्टर साइट लिखा हुआ, वो 3rd वाले में लिखा हुआ था। 4th वाले में लिखा हुआ था सी के डेथ के बाद, मतलब ऑन द हैपनिंग ऑफ इवेंट विच इज सर्टेन टू हैपन। देखो कोई भी इंसान मरेगा, ठीक है, कोई भी मतलब लिविंग क्रिएचर जो है वो कोई भी मरेगा, ठीक है। तो सी एक इंसान है जो कभी ना कभी तो मरेगा, जब सी का डेथ होगा तब इस बिल का पेमेंट होगा। ऑन द हैपनिंग ऑफ इवेंट, कोई एक ऐसा इंसिडेंट जो सर्टेनली होगा, तो डेथ तो हर एक इंसान के लिए सर्टेन है, तो जब सी का डेथ होगा तब इसका पेमेंट होगा, ये बोला हुआ है। तो ऐसे चार, हाँ मैम इसको ऑन डिमांड डेट भी तो बोल सकते हैं। ऑन डिमांड कैसे होगा, ऑन डिमांड में तो कोई डेट ही नहीं रहता है, तो ऑन डिमांड कैसे होगा, ये ऑन डिमांड नहीं हुआ। अगर हम बोल ही रहे 3 महीने बाद देने के लिए, तो डिमांड का हुआ, ये तो हम पहले से ही बता दिए, तो उसका माइंड सेटअप हो गया कि मुझे 3 महीने बाद ही देना है, या मुझे 1 Jan को देना है, या फिर मुझे सी के डेथ के बाद देना है, ठीक है।
लेकिन ऑन डिमांड में डेट पता ही नहीं होता है, अचानक से जैसे सरप्राइज टेस्ट मैंने बोल दिया तुम लोग का एक अकाउंट्स का टेस्ट लेंगे सपोज 30 अगस्त को, ठीक है, तो ये ऑन डिमांड नहीं हुआ, लेकिन अभी हम अचानक से बोल रहे हैं और नई क्लास लेंगे, अभी हम तुम लोग का टेस्ट लेने वाले हैं, तो ये मेरा डिमांड टेस्ट हो गया ना, सरप्राइज टेस्ट जो तुम लोग को नहीं पता था, अभी हम टेस्ट अरेंज करेंगे, तो ये होता है ऑन डिमांड, ठीक है, जो सरप्राइज टेस्ट होता है। लेकिन जो स्पेसिफाइड टेस्ट होता है, मतलब तुम लोग को पता है कि तुम लोग का इंस्टीट्यूट दिसंबर में इतने तारीख से इतने तारीख तक टेस्ट लेगा या जो भी है, ठीक है, तो ये होता है तुम लोगों को पता रहता है, नोन टाइम पीरियड, तो ये हो जाता है। अब कोविड की वजह से जैसे बोल देते हैं ना आफ्टर साइट, ये कोविड वाला केस देख लो, डेट ही नहीं दे पा रहा था इंस्टीट्यूट, तो बोल रहा था कुछ दिन बाद डिक्लेयर कर देंगे, लेकिन तुम लोग को पता होगा, ऐसा थोड़ी ना है कि अचानक से नींद से उठोगे और दिखेगा कि अभी जाना है एग्जाम देने के लिए, ये तो ऑन डिमांड हो गया, इंस्टीट्यूट ऑन डिमांड एग्जाम नहीं लेता है, वो बता देता है कि आप लोग का एग्जाम इतने तारीख से होने वाला है, तो वैसे ही इसके साथ तुम लोग इसको सिमिलरिटीज देख सकते हो। ऑन डिमांड मतलब पता ही नहीं है, सडनली अगर कुछ होता है, तो ये हो गया आफ्टर डेट, ठीक है, आफ्टर डेट। तो आफ्टर डेट के लिए भी थोड़ा लिखवा देते हैं यहाँ पर, आफ्टर डेट, आफ्टर डेट का मतलब हो जाएगा, यहाँ पर लिखते हैं, क्या लिखवाएं इसको, टाइम इज मेंशन, ठीक है, टाइम इज मेंशन दैट इज फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड और डे, मतलब कोई डे लिखा हुआ होना चाहिए, जैसे वो 4 एग्जाम्पल याद रख सकते हो, 1 महीने बाद 1 तारीख को, या फिर आफ्टर साइट अगर लिखा हुआ है देन वो भी हो सकता है, अदरवाइज ऑन हैपनिंग ऑफ, जैसे सी का डेथ है ना, ऑन हैपनिंग ऑफ इवेंट which is certain to happen, जैसा डेथ एक सर्टेन इंसिडेंट होता है, ठीक है, किसी भी इंसान के लिए ये सर्टेन है, कोई अमर नहीं है, ठीक है, सभी का डेथ होगा ही। अच्छा, अब ये कुछ केसेस है, कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है, इसको हम समझा देंगे, इसको इस तरह से इतना रीड करना जरूरी नहीं है। अच्छा, अब हमें काउंटिंग कैसे करना है वो देखते हैं। देखो यहाँ पर कुछ नोट दिया हुआ है, ये जरूरी है। देखो, द टर्म ऑफ बिल आफ्टर साइट, अगर हमारा आफ्टर साइट वाला बिल है, आफ्टर साइट मतलब जहां पर हमारा डेट लिखा हुआ रहेगा या फिर डे लिखा हुआ रहेगा, फिक्स्ड रहेगा, आफ्टर साइट commences from the date of acceptance of the bill, whereas the term of bill after date of drawings, a bill commences from the date of drawings of the bill। कुछ नहीं समझ में आया होगा, एग्जाम्पल देख के ही समझ जाएंगे। अभी देखो एग्जाम्पल दिखाते हैं, और एक पॉइंट है, इसको रीड कर देते हैं, ये तुम लोग समझ जाओगे। पॉइंट ए को अभी एग्जाम्पल के साथ समझा देते हैं। अगर कोई पब्लिक हॉलीडे आता है, जैसे कि हर एक संडे पब्लिक हॉलीडे होता है, ऑफिशियल सारे काम बंद रहते हैं, 26 जैन हमारे लिए रिपब्लिक डे है, तो ये भी हमारा पब्लिक हॉलीडे माना जाए। 15 अगस्त, ठीक है, ये में हमारा इंडिपेंडेंस डे है, दैट्स वाई पब्लिक हॉलीडे है। 30 सितंबर बैंक हॉलीडे होता है, क्योंकि ये बैंक का हाफ ईयरली होता है, और 1 अप्रैल ये बैंक का ओपनिंग डेट होता है, जैसे तुम लोग 1 जैन बोलते हो मतलब न्यू ईयर, वैसे ही बैंक का ये न्यू ईयर होता है, तो बैंक वाला हॉलीडे दो जो है, इसे भी हम लोग पब्लिक हॉलीडे काउंट कर रहे हैं, ठीक है। वैसे पब्लिक हॉलीडे होता है तो पब्लिक हॉलीडे है, और ये सब डेट अगर आ रहा है, ठीक है, जो नॉन हॉलीडेज है, तो हमारा जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का डेट, मतलब जो मैच्योरिटी डेट है, वो एक दिन आगे हो जाएगा। मैच्योरिटी डेट जो है वो एक दिन आगे हो जाएगा, मतलब जैसे मान लो मेरा मैच्योरिटी डेट आया 26 जैन, ठीक है, जो मुझे पता है कि इस दिन कोई भी काम नहीं होगा क्योंकि ये पब्लिक हॉलीडे है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अपना मैच्योरिटी डेट को खुद ब खुद 25 तारीख मान लेना पड़ेगा, क्योंकि ये नॉन हॉलीडे था, ठीक है, ये नॉन हॉलीडे था, इसीलिए 25 हमारा मैच्योरिटी डेट हमें मानना पड़ेगा। उस केस में हमारा ग्रेस डेज एक दिन कम हो जाएगा, ठीक है। अभी एग्जाम्पल करेंगे तो याद हो जाएगा। In case of time or tenor bill, 3 days called grace are added to the due date to arrive at the date of maturity। ये तो मैंने पहले ही बता दिया। अच्छा चलो, कुछ एग्जाम्पल्स है, ये करेंगे तो समझ जाएंगे। तो पब्लिक हॉलीडे का क्या केस है, पब्लिक हॉलीडे अगर हमारा नोन होता है ना, तो उसमें हमारा 1 डेज आगे हो जाएगा, जो डेट ऑफ मैच्योरिटी हो जाएगा। और अगर सडन हॉलीडे होता है, वो भी होता है, ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं पब्लिक हॉलीडे, पब्लिक हॉलीडे,
तो उसमें क्या हो जाएगा, डेट ऑफ मैच्योरिटी इज द प्रीसीडिंग डे, प्रीसीडिंग डे ऑफ, प्रीसीडिंग डे of preceding day of the maturity date, preceding day of the maturity date, maturity date के आगे वाला डेट हो जाएगा। और अगर सडन हॉलीडे है, देखो सडन हॉलीडे अगर है तो डेट ऑफ मैच्योरिटी इज आफ्टर द holiday, is just after the सडन हॉलीडे, आफ्टर द सडन हॉलीडे, सडन हॉलीडे के जस्ट उसके बाद वाला दिन, ठीक है। सडन हॉलीडे मतलब क्या हो सकता है, जैसे कोई स्ट्राइक वगैरह हो गया है, ठीक है, कोई स्ट्राइक हो गया है, मतलब अचानक से जो होता है, तो सडन हॉलीडे अगर हो रहा है तो ये तो किसी को नहीं पता था, आज 27 था, आज मुझे पेमेंट करना था, ठीक है, लेकिन अचानक से आज स्ट्राइक हो गया है, हर जगह बैंक वैंक सब बंद है, हम किसी भी तरह से पैसे का अरेंजमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो इस केस में मुझे नेक्स्ट डे दिया जाएगा, ठीक है। तो डेट ऑफ मैच्योरिटी इज जस्ट नेक्स्ट डे ऑफ द सडन हॉलीडे, नेक्स्ट डे लिख दो, जस्ट नेक्स्ट डे ऑफ द सडन हॉलीडे। अच्छा, अब कुछ एग्जाम्पल्स थे, तुम लोग देख सकते हो यहाँ पर, इससे हम लोग क्या करेंगे, अपना डेट ऑफ मैच्योरिटी निकालेंगे। देखो, फाइंड आउट द डेट ऑफ मैच्योरिटी ऑफ द फॉलोइंग बिल्स रिसीवेबल, कुछ बिल्स रिसीवेबल दिया हुआ है, तुम लोग को डेट ऑफ मैच्योरिटी निकालना है, जिसमें से एक मैंने करके दिखाया, अभी जो एग्जांपल लिया था ना वो यही वाला था। डेट ऑफ ड्रॉइंग्स है, मतलब जिस दिन बिल ड्रॉ किया जा रहा है। डेट ऑफ एक्सेप्टेंस है, मतलब जिस दिन बिल एक्सेप्ट किया जा रहा है, मतलब ड्रॉइंग्स और एक्सेप्ट एक डेट नहीं हो सकता है। जैसे मेरा ये जो स्टोरी था स्टार्टिंग में, मान लो मिस्टर पी ने बोला कि हम बिल बना के रखेंगे, आप कल आके एक्सेप्ट कर लीजिएगा प्लीज। मिस्टर सी बोले हाँ बिल ड्रॉ कीजिए, लेकिन मिस्टर पी बोल रहे थोड़ा लेट होगा, आप एक काम कीजिए ना, आप 2 दिन बाद आइए, आके एक्सेप्ट कीजिएगा। तो ड्रॉ उन्होंने कर लिया, लेकिन मिस्टर सी 2 दिन बाद आके उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, मतलब साइन कर रहे हैं। और रिटर्न किसको करना है, साइन करने के बाद ये बिल्स जो है ना वो मिस्टर पी के पास ही रहेगा, मतलब जो ड्रॉयर है, लेकिन इनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना, अगर ये अपना साइन ही नहीं करेंगे तो इसका तो कोई वैल्यू ही नहीं रहा। तो मिस्टर सी आके साइन करेंगे, साइन करके इनको दे देंगे। अब इन्होंने ड्रॉ करके रखा है, अब ये आ रहे हैं 2 दिन बाद, तो डेट ऑफ ड्रॉइंग्स अलग हो गया। आज ड्रॉ कर रहा है, आज 27 तारीख है, लेकिन मिस्टर सी आ रहे हैं 29 अगस्त को, देन ये डेट ऑफ एक्सेप्टेंस हो गया। तो डेट ऑफ ड्रॉइंग्स और डेट ऑफ एक्सेप्टेंस जो है वो डिफरेंट हो सकता है, लेकिन हम लोग का बिल का मैच्योरिटी डेट काउंट करने के लिए कब डेट ऑफ ड्रॉइंग्स लेना है, कब डेट ऑफ एक्सेप्टेंस लेना है, ये देखो। अगर हमारा बिल है बिल आफ्टर साइट, ठीक है, मतलब ऑन डिमांड, ठीक है, तो डेट ऑफ एक्सेप्टेंस जो है वहां से हमें काउंट करना है। और अगर है हमारा बिल्स आफ्टर डेट, अगर है बिल्स अगर आफ्टर डेट है तो हमें कौन सा टाइम लेना है, डेट ऑफ ड्रॉइंग्स, ठीक है, डेट ऑफ ड्रॉइंग्स लेना है। अभी समझ जाओगे और भी क्लियरली, ठीक है। ये यहाँ पर उतना कुछ मतलब समझ में नहीं आ रहा, ऐसा बात नहीं होना चाहिए। ये जो पॉइंट है इसको और भी क्लियरली समझाते हैं। देखो यहाँ से, जैसे A2 वाला जो बिल है, A1 नहीं बोल रहे बिकॉज A1 हम लोगों ने कर लिया था। A2 से देखते हैं। देखो A2, ये जो एग्जाम्पल दिया हुआ है A2, इसमें बोला है 29 को बिल ड्रॉ हुआ था, एक्सेप्ट हुआ था 3 फेब को, 30 डेज आफ्टर डेट है। अगर मेरा आफ्टर डेट है तो मुझे कहां से डेज काउंट करना पड़ेगा, रूल्स क्या बोल रहा है, ड्राइंग डेट से, ड्राइंग डेट से, ठीक है। तो मुझे क्या कैलकुलेट करना है, हर एक बिल का मैच्योरिटी डेट कैलकुलेट करना है। तो A2 का मैच्योरिटी डेट क्या होगा, मैच्योरिटी डेट इक्वल टू क्या होता है, मैच्योरिटी डेट इक्वल टू होता है ड्यू डेट प्लस ग्रेस डेट, हाँ, प्लस 3 डेज ग्रेस, वो तो फिक्स्ड है ना, तो मैंने 3 डेज ग्रेस लिख दिया।
नाउ ड्यू डेट कैसे निकालेंगे, वो डिपेंड करता है टर्म ऑफ बिल के ऊपर। ड्यू डेट कैसे काउंट होगा, टर्म ऑफ बिल के ऊपर। तो यहाँ पर टर्म कितने दिन का है, 30 डेज आफ्टर डेट, मतलब 30 डेज बाद पे करना है। और अगर मेरा बिल आफ्टर डेट है तो मेरा जो टाइम पीरियड काउंट होगा वो डेट ऑफ ड्रॉइंग से काउंट करना पड़ेगा, ठीक है, डेट ऑफ ड्रॉइंग से। तो देखो, अरे यहाँ पर डेट ऑफ ड्रॉइंग्स कितना है, 29th ऑफ जैन, ठीक है, 29th ऑफ जैन 1999। तो यहाँ पर लिखते हैं 29th ऑफ जैन 1999, और जो टर्म है ये है मेरा डेट ऑफ ड्रॉइंग्स, ठीक है, DOD लिख दिया, डेट ऑफ ड्रॉइंग्स। क्यों डेट ऑफ ड्रॉइंग्स लेंगे, क्यों डेट ऑफ ड्रॉइंग्स लेंगे, बिकॉज मेरा क्वेश्चन आफ्टर आंसर 33 आंसर 33, हाँ आंसर 33, 30 डेज बोला है, टर्म क्या है, टर्म है 30 डेज। नाउ यहाँ पर मंथ नहीं बोला है, पहला भी क्वेश्चन कुछ इस तरह से ही था लेकिन 1 मंथ बोला था, अब 30 डेज बोला है। अगर डेज बोलेगा तो हमें डेज के हिसाब से काउंट करना है। तो पहले ये बताओ जैन में कितना डेज होता है, जैन में टोटल 31 डेज होता है, ये हम लोग को पता है। 31 डेज में अगर 29th को ड्रॉ किया गया है तो 29th में कितना, सॉरी जैन में कितना दिन मिलेगा हमें, 2 डेज मिलेगा, 2 डेज मिलेगा, ठीक है, 2 दिन यहाँ काउंट हो जाएगा। फेब का कितना दिन होता है, फेब का 28 दिन होगा, क्योंकि 1999 में 29th नहीं होता है। तो टोटल करो कितना डेज हो गया, 30 डेज। 30 डेज कब कवर होता है, 28th ऑफ फेब को। तो मेरा ड्यू डेट क्या हो गया, 28th ऑफ फेब। अब अगर मुझे 3 डेज यहाँ पर ग्रेस लगाएंगे तो 28 फेब के बाद 1 मार्च, 2 मार्च, 3 मार्च ऑफ 1999। फिर से एक बार बताते हैं डेज में कैसे काउंट करना है। डेज में हमें डेज पूरा चेक करना है। तो जैन में अगर 29th को डेट ऑफ ड्रॉइंग्स हुआ है, 29th को हमारा बिल ड्रॉ हुआ है, तो जैन में कितना दिन बच रहा है, क्योंकि मुझे 30 दिन बाद पेमेंट करना है ना। जैसे ही हम लोग कोई भी चीज उधार में खरीदते उसके बाद ही तो काउंट करना स्टार्ट करते कि मुझे 30 दिन बाद उनको पेमेंट करना है। जैसे 29 जनवरी चला गया, 30 जनवरी एक दिन खत्म, 31 जनवरी दूसरा दिन भी खत्म, पूरा मंथ ही खत्म, तो इसीलिए 2 दिन। उसके बाद फरवरी का 28 दिन मिलेगा, तो कुल मिला के 30 दिन बन गए। तो 30 डेज जो है ये कंप्लीट हो जाता है। अब मुझे पे करना पड़ेगा, लेकिन रूल्स बोल रहा है और 3 दिन ले सकते हैं, तो 3 दिन ले लिया तो कम से कम 3 को तो मुझे पेमेंट करना ही पड़ेगा, नहीं तो हम डिफॉल्टर हो जाएंगे। तो ये हो गया मेरा कैलकुलेशन का तरीका अगर डेज दिया हुआ है। नेक्स्ट और एक क्वेश्चन देखो यहाँ पर, A3 जो दिया हुआ है 29th ऑफ जैन 2/2/99, 2 months आफ्टर डेट, A3, ठीक है, A3 डेट ऑफ ड्रॉइंग्स, डेट ऑफ ड्रॉइंग्स आफ्टर डेट है तो क्या लेना पड़ेगा बताओ, आफ्टर डेट है तो डेट ऑफ ड्रॉइंग्स लेंगे या डेट ऑफ एक्सेप्टेंस लेंगे, डेट ऑफ ड्रॉइंग, डेट ऑफ ड्रॉइंग्स लेंगे। तो डेट ऑफ ड्रॉइंग्स कौन सा है, 29th, ये कॉलम ना डेट ऑफ ड्रॉइंग्स का, ये मैंने ये देखो डेट ऑफ ड्रॉइंग्स का है 29th ऑफ जैन 1999, ये हो गया डेट ऑफ ड्रॉइंग्स, ठीक है। अच्छा मुझे क्या चाहिए, मुझे टर्म क्या बोला है, देखो टर्म बोला है 2 months आफ्टर डेट, टर्म 2 months आफ्टर डेट, ठीक है, 2 months आफ्टर डेट। तो मेरा ड्यू डेट क्या आ जाएगा, ड्यू डेट, जो ड्यू डेट आएगा, सॉरी ड्यू डेट आएगा उसमें मैच्योरिटी डेट को जैसे ही 31/3 आएगा। चलो देखते हैं कि मंथ वाला कैसे काउंट होगा। एक तो मैंने बताया था मंथ में डेट टू डेट काउंट होगा, जैसे 29 जनवरी से लेके 28 फेब तक, 28 ऑफ फेब तक ये बन जाता है 1 मंथ। फिर 28 ऑफ फेब से लेके फिर ये कहां पर कंप्लीट होगा, 3 मंथ आएगा, मतलब तीसरा महीना आएगा, दैट इज मार्च का। लेकिन डेट कौन सा होना चाहिए, 28 होगा या 29 होगा, ठीक से 29 होगा, बिकॉज ये 29 से 29 ही होता, बट यहाँ 29 नहीं है तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते। तो नेक्स्ट मेरा 28 से स्टार्ट हो रहा है ना, क्योंकि यहाँ 28 में खत्म हुआ है, लेकिन इसका एंडिंग 29 लेंगे। क्यों 29 लेंगे, क्योंकि इस महीने में 29 होता है। तो ये डेट टू डेट वेरी करता है, मंथ में डेट टू डेट हमें देखना है। तो 29 से 29 देखना था, बट 29 नहीं होता है ना, उस महीने में नहीं होता है, तो फिर उस महीने में जहां तक होता है वहीं तक लेना पड़ेगा। तो इस तरह से 1 month एंड 1 month, ये हो गया 2 month। तो ड्यू डेट 29th ऑफ मार्च। अब इसमें 3 डेज ग्रेस ऐड करेंगे, ग्रेस हो जाएगा 3 डेज। जैसे ग्रेस ऐड होगा मैच्योरिटी डेट मिल जाएगा। तो 29 मार्च, उसके बाद 30 मार्च, और मार्च 31 का होता है तो 31 मार्च, और उसके बाद क्या आ जाएगा 1/4 1 अप्रैल,
लेकिन 1 अप्रैल मेरा पब्लिक हॉलीडे है इसलिए 31। हाँ 1 अप्रैल आ गया मैच्योरिटी डेट। देखो 1 अप्रैल आ जाएगा मैच्योरिटी डेट। कैसे 1 अप्रैल आया, ये देखो 29 से 3 दिन ऐड करो तो 30 मार्च, 31 मार्च, मार्च खत्म हो गया। नेक्स्ट क्या आएगा, अप्रैल, अप्रैल का 1 तारीख। बट 1 तारीख मेरा पब्लिक हॉलीडे। थोड़ी देर पहले तुम लोग को दिखाया था बैंक का स्टार्टिंग 1 अप्रैल और बैंक का हाफ ईयरली 30 सितंबर, और दोनों हॉलीडे होता है। तो ये क्या है, मेरा पब्लिक हॉलीडे। तो पब्लिक हॉलीडे अगर होगा तो मैंने रूल्स बताया कि इसके पहले वाला दिन लेना पड़ेगा, नोन है ना। तो 1 तारीख के पहले क्या आता है, 31 मार्च। तो मेरा मैच्योरिटी डेट ये नहीं होगा, मैच्योरिटी डेट हो जाएगा 31 मार्च, क्योंकि ये मेरा पब्लिक हॉलीडे है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखो, ये A3 हुआ ना, आई थिंक A3 हुआ। चलो A4 में देखते हैं। A4 वाला बिल देखो, बिल है A4। ठीक है, A4 में डेट ऑफ ड्रॉइंग्स है, यहां पर लिख लेते हैं डेट ऑफ ड्रॉइंग्स 12/7/1999 था, 12/7/1999। और इसका टर्म क्या है, इसका टर्म है 1 मंथ आफ्टर डेट, 1 मंथ आफ्टर डेट। तो बताओ कहां से काउंटिंग होना चाहिए, डेट ऑफ ड्रॉइंग्स या डेट ऑफ एक्सेप्टेंस? बताओ कहां से काउंटिंग, डेट ऑफ ड्रॉइंग। सो 1 मंथ आफ्टर डेट। तो ड्यू डेट बताओ क्या हो जाएगा, डेट टू डेट होगा। तो 12/7 से लेके 12/8 तक 1 मंथ हुआ कि नहीं, 12/7 से लेके 12/8 डेट टू डेट होगा ना। तो 12 जुलाई से लेके 12 अगस्त 1 मंथ। ठीक है, तो ड्यू डेट हो गया 14/8। हाँ, अब यहाँ पर लिखेंगे 3 डेज ग्रेस। ठीक है, 3 डेज ग्रेस, तो प्लस 3 डेज कर दो, आ गया मेरा 15 अगस्त। लेकिन हमारा 15 अगस्त क्या है, 15 अगस्त हमारा इंडिपेंडेंस डे है। ठीक है, इंडिपेंडेंस डे है जो हमें पता है। तो हम लोग इस दिन कोई काम नहीं होगा, ये हमें पहले से ही पता है। हम लोग ये नहीं बोल सकते कि नहीं पता था, ये गलत बात है। तो फिर कौन सा डेट हो जाएगा, जस्ट उसके पहले वाला 14/8 हो जाएगा मैच्योरिटी डेट। ये बन गया। ठीक है, नाउ A5 में क्या बोला है देखो, 3 मंथ्स आफ्टर डेट बोला है। तो कौन सा होगा, डेट ऑफ ड्रॉइंग्स ही होगा। आफ्टर डेट है तो डेट ऑफ ड्रॉइंग्स होगा। डेट ऑफ ड्रॉइंग्स टर्म A5 मतलब 27/6/1999, 27/6/1999। टर्म है 3 मंथ्स आफ्टर डेट, 3 मंथ्स आफ्टर डेट। ठीक है, 3 मंथ्स आफ्टर डेट। तो ड्यू डेट प्लस ग्रेस आ जाएगा मैच्योरिटी डेट। तो देखो 3 मंथ्स आफ्टर डेट, तो मंथ बोला है तो 27/6 से लेकर 27/7 1 मंथ, फिर 27/7 से लेके 27/8 फिर 1 मंथ, और 27/8 से लेके 27/9 ये हो गया 1 मंथ। तो यहाँ पर मेरा ड्यू डेट आ गया 27 सितंबर माई ड्यू डेट। ठीक है, और यहाँ पर 3 दिन ग्रेस लगाओ, ग्रेस तो 3 डेज होता है, तो 27 में 3 ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, 2 अक्टूबर 30 सितंबर। लेकिन 30 सितंबर जो है, अक्टूबर कैसे आएगा, ये तो 9 ही है ना। 30 सितंबर ये भी पब्लिक हॉलीडे है। बैंक हाफ ईयरली डे मैंने तुम लोग को दिखाया ना, ये जो PDF दिखा रहे हैं, तो ये भी पब्लिक हॉलीडे, तो जस्ट इसके आगे वाला हो जाएगा। तो 29 सितंबर 1999। ठीक है, 29 सितंबर। अच्छा, ये क्या कौन सा वाला गया, 29 सितंबर, ये A5 हुआ। ठीक है, अच्छा A6 में क्या दिया हुआ है देखो, A6 आफ्टर साइट, A6 में दिया हुआ है आफ्टर साइट, थोड़ा सा चेंज हुआ कंसेप्ट, आफ्टर साइट दिया हुआ है। A6 डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। हाँ, तो आफ्टर साइट जब होगा बिल तो डेट ऑफ एक्सेप्टेंस हमें देखना है। ठीक है, तो डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, तब डेट ऑफ ड्रॉइंग से नहीं काउंट करेंगे। तो डेट ऑफ एक्सेप्टेंस ये वाला कॉलम था, ये वाला 1/10/1999, 1/10/1999। टर्म कितना है देखो, टर्म जो है 2 मंथ्स आफ्टर साइट, 2 मंथ आफ्टर साइट। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पर लिखते हैं ड्यू डेट क्या होगा और
ग्रेस, ग्रेस तो पता है, ये तो फिक्स्ड है भाई, 3 डेज है। ड्यू डेट कितना होगा, 1/10/99 से लेना है, तो 1/10 से लेके 1/11, 1 मंथ, 1/11 से लेके 1/12 है ना। तो 1 दिसंबर ये मेरा ड्यू डेट हो गया, 2 मंथ्स कवर हो गया ना, 1 मंथ और 1 मंथ, तो मेरा 1 दिसंबर ये मेरा हो गया। हाँ, तो इसमें 3 दिन ऐड करेंगे तो 4 तारीख आ जाएगा दिसंबर का, 4 दिसंबर। ठीक है, ये कोई हॉलीडे वगैरह नहीं है, तो ये ऐसे ही होगा। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये यहीं तक होगा, यही मेरा मैच्योरिटी डेट हो गया। अच्छा, A7 वाला देखो, A7 में क्या बोला है, देखो A7 में बोल रहा है सिर्फ 1 मंथ बोला है, उसके बाद वाला ऑन डिमांड, एट साइट, ऑन प्रेजेंटमेंट, ड्रॉयर डिमांड ऑन द अमाउंट ऑफ लास्ट 3 बिल्स, लास्ट 3 बिल्स मतलब ये वाला ऑन डिमांड है। अच्छा, ये 1 मंथ बोला है, लेकिन इसमें कुछ बोला नहीं है। अगर कुछ नहीं बोलेगा तो हमें क्या लेना पड़ेगा, देखते हैं। चलो A7 का देख लेते हैं। A7 में डेट ऑफ ड्रॉइंग्स और डेट ऑफ एक्सेप्टेंस दोनों ही लिखते हैं, क्योंकि उसमें बोला नहीं है कैसा बिल है। तो डेट ऑफ ड्रॉइंग्स 23 दिसंबर 1999 और डेट ऑफ एक्सेप्टेंस है 24 दिसंबर 1999 और टर्म जो है वो है 1 मंथ, कुछ नहीं बोला है, जस्ट बोला है 1 मंथ। और हमें क्या कैलकुलेट करना है, ड्यू डेट और ग्रेस जो है वो अगर एप्लीकेबल होगा तो ग्रेस। ठीक है, ऑन डिमांड होगा तो ग्रेस नहीं होता है, बाकी सब में ग्रेस लगता है, तो ग्रेस 3 डेज ये हमें पता है। अब अगर मेरा बिल में सिर्फ 1 मंथ बताया है तो हमें कैसे करना चाहिए, तो अगर 1 मंथ बताया है तो हम लोग डेट ऑफ ड्रॉइंग्स लेंगे। क्या लेंगे, अगर कुछ नहीं बताया तो ऑलवेज डेट ऑफ ड्रॉइंग्स लेंगे, मतलब 1 मंथ कुछ नहीं बताया तो इसको कौन सा बिल माना जा रहा है, इसको माना जा रहा है बिल्स आफ्टर डेट। ठीक है, बिल्स आफ्टर डेट माना जाएगा अगर कुछ मेंशन नहीं रहेगा। ठीक है, कुछ मेंशन नहीं रहेगा, इसलिए मैंने दोनों डेट लिख के भी दिखाया है। तो 23 दिसंबर से 23 जैन, ठीक है, 23 जैन ये 1999 था, तो इसके बाद 2000 आ गया, 2000 आ गया, 23 जनवरी ये 1 मंथ कवर होता है। ठीक है, तो 23 जैन ये मेरा ड्यू डेट हो गया। अब इसमें 3 दिन ऐड कर दो, 26 जैन हो गया, ये मेरा क्या है, 25 जैन होगा। हाँ, पब्लिक हॉलीडे है, रिपब्लिक डे। हाँ, रिपब्लिक डे है, तो यहाँ पर उसके जस्ट प्रिसीडिंग डे यानी 25 जैन 2000 होगा। लेकिन हाँ, ये तुम लोग को ध्यान रखना है, अगर ये बाई चांस थोड़ा एमसीक्यू तरह पूछे तो उसमें क्या होगा, हो सकता है तुम लोग को 1999 दे देता है, तो वो उसमें टिक करोगे तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर आ रहा है यानी 2000 साल आ चुका है। अच्छा, अब देखो A8, A9 और A10 ये 3 जो बिल है, ये तीनों बिल ऑन डिमांड है। यहाँ पर क्वेश्चन में बताया ड्रॉयर डिमांडेड द अमाउंट ऑफ लास्ट 3 बिल्स ऑन 24 जैन। ये तीनों बिल का जो डिमांड है, डेट है, वो 24 जैन रखा गया है, वो हमें बता दिया है ना क्वेश्चन में। वो तो ड्रॉयर खुद बताएगा कि मुझे 24 तारीख को चाहिए, तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में बता दिया है कि जो ऑन डिमांड डेट था वो क्या था, 24 जैन। तो सबका ये तीनों बिल का मुझे ये बताओ, ये तीनों बिल अगर ऑन डिमांड है और ऑन डिमांड डेट अगर 24 है तो तीनों बिल का मैच्योरिटी डेट क्या होगा। अगर ऑन डिमांड बिल होता है, जिस दिन बोलेगा उसी दिन देना पड़ेगा ना, तो A8 बिल, A9 बिल और A10 बिल, ये सब में तो ग्रेस तो लगेगा ही नहीं। मैच्योरिटी डेट मतलब ड्यू डेट प्लस ग्रेस डेज, है ना, तो ग्रेस डेज तो एप्लीकेबल होगा नहीं जो ऑन डिमांड बिल होता है, ये मैंने पहले ही बताया तुम लोग को, थोड़ी देर पहले ही बताया ना। तो ड्यू डेट जो है वो क्या होगा, वो हमें देखना पड़ेगा। तो ड्यू डेट अगर ऑन डिमांड बिल है तो जिस दिन मांग रहा है वही हमारा ड्यू डेट होता है, तो 24 जैन। तीनों बिल का जो मैच्योरिटी डेट है वो 24 जैन होगा, क्योंकि ऑन डिमांड बिल का कुछ देखना ही नहीं है, जिस दिन बोलेगा मुझे बिल का पेमेंट कर दो, हमें उसी दिन बिल का पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑन डिमांड मतलब ये तीनों बिल A8, A9, A10 इस तरह से तुम लोग कॉपी में लिख लो। इसका मैच्योरिटी डेट क्या होगा, ड्यू डेट जो है यहाँ पर तुम लोग क्लियरली लिख सकते हो, ये ड्यू डेट जो है ऐसे लिख लो, ड्यू डेट ये हो जाएगा डिमांड डेट, जो डिमांड डेट होगा, डिमांड डेट। ठीक है, और ग्रेस डेज कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ऑन डिमांड बिल का ग्रेस नहीं होता है, फिर वो ऑन डिमांड बिल ही नहीं कहलाएगा अगर उसमें भी ग्रेस देंगे। हम डिमांड कर रहे हैं कि मुझे आज ही एग्जाम लेना है तुम लोगों का, फिर बोल रहे हैं कि ठीक है इसके रेडी कर लो, 3 दिन बाद दे देना, तो ये कैसे हुआ, ये तो नहीं होगा, ये तो सरप्राइज टेस्ट नहीं हुआ ना, तो ये सरप्राइज टेस्ट की तरह। तो ग्रेस डेज जो है वो 0 लगेगा, तो जो डिमांड डेट है वही हमारा मैच्योरिटी डेट होगा, दैट इज 24 जैन।
ये तीनों बिल का ये आंसर होगा। तो अभी हम लोगों ने जितना सारा बिल का ये डेट कर लिया है ना, ये काफी है। अभी हम लोग किसी भी तरह का बिल का डेट का कैलकुलेशन क्यों ना बोले, हम लोग इजीली कर सकते हैं। इतने सारे कंसेप्ट से हम लोगों ने कर लिया, देखो ठीक है। अब देखो यहाँ पर जैसे मैंने बोला था कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज जब ड्रॉ होता है, ऑप्शन क्या क्या अवेलेबल होता है होल्डर फॉर द डीलिंग विथ ए बिल्स ऑफ एक्सचेंज, मतलब जो बिल होल्ड कर रहा है। होल्ड कौन करेगा? ड्रॉयर। जैसे मेरा वाला एग्जांपल में मिस्टर पी जो है वो बिल को क्या कर रहे थे? होल्ड कर रहे थे, ठीक है, बिल को अपने पास रख रहे थे। तो ये बिल अपने पास रख सकते हैं मैच्योरिटी तक, जो मैंने बोला था, या फिर ये बिल जो है ये बैंक में डिस्काउंट करवा सकते हैं, या फिर किसी और के पास भी डिस्काउंट करवा सकते हैं। हमेशा बैंक के पास जाना है ऐसा बात नहीं, या फिर किसी क्रेडिटर को दे सकते हैं, दैट इज एंडोर्समेंट। लेकिन एक ऑप्शन मैंने नहीं बताया था, ठीक है, क्योंकि उसमें हमारा पैसा ब्लॉक ही रहता, वो ऑप्शन मैंने नहीं बताया था। और एक ऑप्शन जो है, ही मे सेंड द बिल टू द बैंक फॉर कलेक्शन। मतलब इसका मतलब क्या है? ये सेकंड वाले पॉइंट का मतलब कुछ ऐसा है कि हम लोग जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है वो अपने घर पे नहीं रखना चाहते, हम लोग वो बैंक में रख दिए। जैसे हमारा पैसा हम लोग बैंक में रखते हैं ना, सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए रखते हैं, कुछ इंटरेस्ट मिल जाएगा ऐसा सोच के रखते हैं, एक बैंक अकाउंट होना चाहिए एज अ इंडियन सिटीजन। तो हम लोग क्या करते हैं? बैंक में अकाउंट अपना ओपन करना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारी चीज बैंक के साथ अभी रिलेटेड है। तो अभी तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में बैंक में अकाउंट खोलना मैंडेटरी है, बिना बैंक अकाउंट के तो हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते। तो उसी तरह से हम लोग अपना बिल्स चाहे तो घर पे नहीं रख सकते, हम लोग चाहते हैं कि मेरा बिल जो है वो बैंक के पास रहे, ज्यादा सेफ रहेगा। और बैंक को ऑर्डर देंगे, ठीक है, आप मेरे बिहाफ में, हम आपके कस्टमर है, मैंने आपके बैंक में अकाउंट ओपन कर रखा है, तो आप मेरा बिल्स ऑफ एक्सचेंज रखिए, अच्छे तरीके से संभाल के रखिए। और जब जरूरत होगा, मतलब जब टाइम आ जाएगा, मैच्योरिटी डेट आ जाएगा, तब आपको जो पेमेंट मिलेगा आप मेरे बिहाफ में वो पेमेंट कलेक्ट कर लीजिएगा और मुझे बता दीजिएगा, ठीक है, कलेक्ट करके मुझे बता दीजिएगा। ये बीआरएस जब हम लोग कर रहे थे वहां पर तुम लोग ये पॉइंट देख सकते हो कि बिल्स रिसीवेबल एक्सेप्ट हो गया और जो पार्टी था उसको पता नहीं चला, इस वजह से उसने अपने कैश बुक में वो ऐड नहीं किया, जबकि पासबुक में वो ऐड हो चुका है, तभी डिफरेंस दिख रहा है। ये पॉइंट याद आ रहा है तुम लोग को? ये तभी ऑकर होता है, ये तब ऑकर होता है ना जब हम लोग अपना बिल्स ऑफ एक्सचेंज को क्या करते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज को हम लोग अपने पास नहीं रख के बैंक को बोल देते हैं। तो पैसा जब जमा हुआ, अगर हमें खुद से याद नहीं है डेट, तो बैंक के पास पैसा जमा हो गया, वो पासबुक में लिख लिया, लेकिन हम लोग को नहीं पता चला। तो इसको बोलते हैं स्टैंड बाय इंस्ट्रक्शन, मतलब बैंक को इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, आप ले लीजिएगा, कलेक्ट कर लीजिएगा। लेकिन यहाँ पर डिस्काउंट वाला केस नहीं होता। डिस्काउंट वाला केस अलग है, मुझे अभी आप पैसा दे दीजिए बैंक और आप मेरे पार्टी से पैसा कलेक्ट कर लीजिएगा, वो अलग चीज है। और ये जो है बैंक, आप मेरे बिहाफ में मेरे पार्टी से पैसा कलेक्ट करके रखिएगा, मेरे अकाउंट में उसको जमा रख लीजिएगा। ये होता है ही मे सेंड द बिल टू द बैंक फॉर कलेक्शन, ठीक है, ये होता है। तो ये चार तरह से हम लोग अपना बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम एक एग्जाम्पल करवाते हैं। देखो, पहले वाले पॉइंट को डील करेंगे हम लोग, मतलब ये बेसिकली एक जर्नल बेस्ड चैप्टर है। यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे ये वाले ऑप्शन के लिए, ही मे रिटर्न द बिल टिल ड्यू डेट। पॉइंट वन पे क्या क्या जर्नल एंट्री हमारा अराइज कर सकता है हम लोग वो सीखेंगे। तो पॉइंट वन, व्हेन द बिल इज रिटेन्ड टिल ड्यू डेट, ठीक है। इस पे हम लोग देखते हैं क्या क्या जर्नल एंट्री हमारा बन सकता है। अच्छा, ऑन 1st of Jan, A sold goods to B for rupees 10,000 and draw a bill for 3 months on B for the amount, ठीक है। 10,000 का सेल किया है, 10,000 के बिल के 10,000 के प्रोडक्ट के लिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया है 3 मंथ्स का, ठीक है। बी एक्सेप्टेड, बी ने एक्सेप्ट किया एंड रिटर्न इट टू ए को रिटर्न कर दिया, ठीक है। दिस बिल इज ड्यूली
ऑनर्ड। ऑनर्ड का मतलब होता है कि जिन्होंने बोला था कि हम पेमेंट कर देंगे उन्होंने पेमेंट किया, ठीक है, मतलब बैड डेटर नहीं है, गुड डेटर है। ऑनर्ड होने का मतलब है बात रख लिया, 3 महीने बाद पैसा देना था, पैसा दिया है, ठीक है, मतलब बोलते हैं ना इनका जो मतलब जो बोला है उसका वैल्यू है, वैल्यूलेस बात नहीं करते हैं। एट मैच्योरिटी। अब हमें क्या करना है, पास जर्नल एंट्री, हम ये J/C लिखे, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ A एंड B, A और B के बुक्स में एंट्री करना है हमें, ठीक है, A और B के बुक्स में एंट्री करना है। तो यहां पर लिखते हैं इन द बुक्स ऑफ A, इन द बुक्स ऑफ B। तो मुझे एक चीज बताओ, अगर ए ने बी को सेल किया है तो कैसा सेल किया होगा कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया गया, सेल का नेचर क्या है, क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल। तो पहले क्रेडिट सेल का ए ने सेल किया तो ए क्या एंट्री करेगा, ए ने अगर क्रेडिट सेल किया तो एंट्री क्या करेगा, बी अकाउंट डेबिट टू सेल, बी टू सेल्स, बी डेटर हो गया, ठीक है, और डेट क्या है 1 जैन, 1 जैन को एंट्री होगा बी अकाउंट डेबिट, बी हमारा डेटर है, टू क्या हो जाएगा बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये हो गया कितने का 10,000, ठीक है, 10,000 बीइंग। अच्छा, जब जर्नल बेस्ड होता है तो हमें नरेशन भी लिखना जरूरी होता है, बीइंग द गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू बी, हाँ सोल्ड टू बी, तभी क्रेडिट कहलाएगा, ठीक है, सोल्ड टू बी। अच्छा, बी क्या एंट्री करेगा, बी भी सेम वही डेट को, हम और डेट नहीं लिख रहे हैं, अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट, परचेज किया उन्होंने, उनका परचेज डेबिट होगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश हो जाता अगर पेमेंट कर देते, नहीं किया है तो क्रेडिटर जनरेट हुआ है टू ए अकाउंट, कितना 10,000 बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम ए, ठीक है। अच्छा, अब ये जो मिस्टर ए है ये बोल रहे हैं कि हम आप पे काम करते हैं, बिल्स ड्रॉ करते हैं, ठीक है, हम बिल्स ड्रॉ करते हैं, तो किसी को उस बिल से पैसा मिलेगा, किसी को उस बिल से पैसा देना पड़ेगा, उस बिल्स के वजह से किसको पैसा मिलेगा, ए को या बी को, किसको पैसा मिलेगा, ए को मिलेगा बी को देना है, हाँ, तो ए को मिलेगा बी को देना है, तो ए के लिए वो एसेट है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज ए के लिए क्या हो जाएगा, एसेट, कैसा एसेट, ऑब्वियसली करंट एसेट, ठीक है, फिक्स्ड एसेट तो नहीं होगा, फिक्स्ड एसेट जिसका बेनिफिट हमें मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर मिलता है, नहीं, हमें ऐसा नहीं चाहिए बाबा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में हमें 90 डेज के अंदर मैक्सिमम हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करेंगे और उसी के अंदर मिल जाए तो अच्छा है, क्योंकि हम लोग क्या चाहेंगे, एक डेटर मुझे 5 साल बाद पैसा पे करे, मेरा फायदा क्या है ऐसा बिजनेस करके, कोई फायदा नहीं है, तो मुझे वो 90 डेज ही होता है मैक्सिमम, उससे ज्यादा का बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ नहीं होता है। तो यहाँ पर इनके पास क्या आ जाएगा, इनके पास आ जाएगा बिल्स रिसीवेबल, एसेट होता है जो, तो ऑल एसेट्स आर डेबिटेड, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, ठीक है। अच्छा, अब बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और बिल्स जो है वो किसके ऊपर ड्रॉ हो रहा है बताओ, बी के ऊपर टू बी अकाउंट, ठीक है, टू बी अकाउंट हो जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा बीइंग बिल्स ड्रॉन। सिमिलरली इनके पास क्या आएगा, बी के पास आएगा बिल्स रिसीवेबल था, इनके पास आ जाएगा बिल्स अकाउंट डेबिट टू बी, हाँ बिल्स पेएबल आ जाएगा, बिल्स पेएबल लाइबिलिटी होता है, ऑल लाइबिलिटीज आर क्रेडिटेड, तो मैंने 2 बिल्स पेएबल कर दिया, ठीक है, कितना 10,000, और किसको पे करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा मिस्टर ए को, है ना, तो ए अकाउंट डेबिट, मिस्टर ए को पेमेंट करना पड़ेगा, बीइंग बिल्स एक्सेप्टेड, तो ये हो जाएगा 10,000, तो ये बिल्स ड्रॉ हो गया। नाउ क्योंकि बोला है कि इन्होंने अपना बात रख लिया और इन्होंने टाइम पे पेमेंट कर दिया, 3 मंथ्स बाद पेमेंट करना था, तो डेट बिल्स का मैच्योरिटी डेट क्या आएगा, 1/1 से लेके 1 to 1 मंथ, 1/2 से लेके 1/3 सेकेंड मंथ, ये 1 मंथ हो गया, हाँ ये सेकेंड मंथ हो गया, फिर 1/3 से लेके 1/4 ये हो गया, फिर और एक मंथ, 3 मंथ्स हो गया, तो 1 अप्रैल मेरा ड्यू डेट हो रहा है, उसमें 3 दिन ग्रेस ऐड करो तो 4 अप्रैल हो जाएगा, ठीक है, 4 अप्रैल,
तो 4 अप्रैल को क्या होगा, पेमेंट मिल जाएगा क्योंकि उन्होंने ऑनर्ड किया है, बी ने ऑनर्ड किया है, तो पैसा मिल जाएगा। तो क्या एंट्री होता है, पैसा मिलने से कैश या बैंक डेबिट होगा, तो हम बैंक ही लिखते हैं यहाँ पर, बैंक अकाउंट डेबिट। तो जैसे ही मुझे पैसा मिल जाएगा, जैसे देखो क्रेडिट सेल में क्या होता है, क्रेडिट सेल में हम लोग क्या करते हैं, डेटर टू सेल, और जब पैसा मिलता है कैश टू डेटर, डेटर को कैंसिल कर देते हैं ना। अगर तुम लोग कभी भी किसी से उधार लेते हो तो वो क्या करते हैं, पहले तुम्हारा नाम रिकॉर्ड करेंगे, एक अगर कोई बुक मेंटेन कर रहा है जस्ट ऐसे ही लिख के, कंप्यूटराइज नहीं, तुम लोग देख सकते हो छोटे मोटे दुकानदार वो नाम लिख लेता है, जैसे पैसा जाके जमा कर दे तो वो तुम्हारा नाम काट देते हैं, ये देखो काट दिया। उसी तरह से यहाँ पर हमारा बिल्स रिसीवेबल जो है वो चला जाना चाहिए, तो 2 क्या हो जाएगा, बिल्स रिसीवेबल 10,000, ठीक है, बिल्स रिसीवेबल 10,000। तो यहां पर क्या लिखेंगे, बीइंग बिल कलेक्टेड, बीइंग बिल्स कलेक्टेड। नाउ इनके लिए क्या होगा, इन्होंने पैसा दे दिया तो इनका कैश चला जाएगा टू बैंक हो जाएगा, ठीक है, अकाउंट डेबिट टू कैश। हाँ, इनका लाइबिलिटी खत्म हो जाएगा, ठीक है, लाइबिलिटी खत्म हो जाएगा। तो बिल्स पेबल डेबिट टू बैंक, ये अमाउंट 10,000 का यहाँ पर भी, और यहाँ पर लिखेंगे बीइंग बिल्स पेड, ये ऐसे लिख सकते हैं, या फिर डिस्चार्ज लिखो, ठीक है, पेड के बदले लिखो डिस्चार्ज, ये ठीक रहेगा। बीइंग बिल्स डिस्चार्ज, तो ये हो गया, ये ट्रांजैक्शन बोला था। एक मिनट, अब देखो यहाँ पर एक्चुअली अगर तुम लोग देखो तो यहाँ पर ट्रांजैक्शन कुछ इस तरह से बना, तुम लोग देख सकते हो, B2 सेल्स हुआ। अगर मिस्टर ए का देखते हैं जो एक सेलर है, तो उन्होंने क्या B2 सेल्स, फिर क्या बिल्स रिसीवेबल टू बी, तो पहले बी और बी कैंसिल हो गया, बचा क्या, बचा था सिर्फ ये देखो, ये और ये हम लोग बोल सकते कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, क्योंकि बी डेबिट बी क्रेडिट, तो बचा हुआ है बिल्स रिसीवेबल टू सेल्स। फिर जो नेक्स्ट एंट्री हुआ तो बिल्स रिसीवेबल डेबिट था, बिल्स रिसीवेबल क्रेडिट होके कैंसिल हो गया, तो नेट एंट्री में क्या बचता है, ये समझाने के लिए बोल रहे हैं, ऐसा करना नहीं है, हम जस्ट समझाने के लिए बोल रहे हैं। नेट मेरे पास ऐसा 2 ही डेटा बच रहा है जो कैंसिल नहीं हुआ किसी भी हालत में, जैसे सेल, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल, ये एंट्री कब होता है बताओ, बैंक टू सेल्स हम लोग कब करते हैं, अगर हम कैश मतलब चेक या से पे कर रहे हैं, ले रहे हैं सामान। हाँ, जब हम लोग मतलब सेल जो हो रहा है वो हमारा इंस्टेंट हो रहा है, ठीक है। अगर बैंक की जगह हम कैश लिख देते, थोड़ा इजीली समझने के लिए देखो, अगर बैंक की जगह कैश लिख देते मतलब कैश सेल, ठीक है, कैश सेल अगर होता तो हम लोग ये वाला लिख देते, लेकिन हम लोगों ने कैश सेल नहीं किया ना, हम लोगों ने किया क्रेडिट सेल, वो भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज के थ्रू से, इसीलिए 3 स्टेप में हुआ। क्या, पहले क्रेडिट सेल किया, फिर बोला आप पे बिल ड्रॉ करते हैं, इसलिए सेकंड टाइम बिल्स का बात आ गया, और थर्ड टाइम बिल्स का पेमेंट हो गया। तो ये इस तरह से हुआ, ठीक है, ये इस तरह से हुआ। और अगर इनके रेस्पेक्ट में देखें, इनके रेस्पेक्ट में देखें तो ये परचेस टू ए, फिर ए टू बिल्स पेबल, तो ए और ए कैंसिल, ए डेबिट ए क्रेडिट, ठीक है, बिल्स पेबल डेबिट और क्रेडिट कैंसिल, तो नेट क्या बचा, नेट बचा परचेज टू बैंक। हाँ, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए हम कैश लिख देते हैं, परचेज टू कैश, मतलब अगर हम लोग कैश में परचेज करते हैं, कैश परचेज हुआ, कैश परचेज हुआ, ठीक है, तब ये एंट्री होता है। लेकिन हम लोग कैश तो जरूर देंगे परचेज करने से, लेकिन अगर इंस्टेंट नहीं दे पाते हैं तो क्रेडिट परचेज होता है, या फिर बिल्स के थ्रू होगा, तो वहां 3 स्टेज क्रिएट होगा। जैसे कि देखो, अगर ये क्रेडिट परचेज होता तो उसमें 2 स्टेज होता, क्या होता पता है, पहला ये होता परचेज टू ए, और लास्ट में क्या होता, अगर सिर्फ क्रेडिट परचेज होता, बिल्स ऑफ एक्सचेंज नहीं होता, तो परचेज टू ए तो होता ही, परचेज टू ए, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाता, जब पैसा पेमेंट कर देते तो लिखते ए टू कैश, है ना, तब भी क्या होता है, ए कैंसिल, परचेज टू कैश, वही वाला होता। मतलब कैसे भी करके नेट एंट्री हमारा कैश सेल का ही आना चाहिए, लेकिन अगर कैश सेल नहीं कर रहे हैं लेकिन कैश कलेक्ट करेंगे कभी ना कभी, तो उसमें क्या हो जाएगा, हमारा 3-4 स्टेज जो है वो क्रिएट हो सकता है। सिर्फ क्रेडिट सेल या क्रेडिट परचेज में हमारा 2 ही स्टेज क्रिएट होगा, लेकिन
थ्रू बिल्स ऑफ एक्सचेंज हमारा 3 स्टेज क्रिएट हो जाता है। इसी तरह से अगर सेल भी हमारा सिर्फ क्रेडिट सेल होता तो हम लोग बोलते हैं बी टू सेल्स, बी को सेल्स कर दिया क्रेडिट सेल, फिर बोलते बी से पैसा मिल गया तो हम लोग बोलते थे कैश टू बी। तो ये देखो क्या हो जाता, बी बी कैंसिल हो जाता, कैश टू सेल्स हो जाता। यहाँ पर भी वही हो रहा है, बैंक टू सेल्स, लेकिन आफ्टर 3 मतलब ट्रांजैक्शन, जबकि यहाँ पर 2 ट्रांजैक्शन से हो रहा है, क्योंकि ये पूरा प्रोसेस 3 स्टेज में डिवाइड हो जा रहा है, जिसमें मिडिल में एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाला पॉइंट आ जा रहा है। यहाँ पर भी सिमिलरली उसी तरीके से ही हो रहा है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने किया कि अगर हम लोग बिल्स को मैच्योरिटी डेट तक अपने पास ही रखते हैं तो क्या एंट्री होगा, और जिसने बोला था कि हम पेमेंट करेंगे उसने अगर ऑनर्ड किया है, मतलब पेमेंट जो है वो ठीक ठाक टाइम पे कर दिया है, तो उसके लिए ये एंट्री होगा। तो ये एंट्री हो गया व्हेन द बिल इज रिटेन्ड टिल ड्यू डेट एंड ऑनर्ड, ये भी इसमें ऐड कर दो, एंड ऑनर्ड, पार्टी जो है वो ऑनर्ड है, तब ये होगा। क्योंकि डिसऑनर अगर हो जाता है तो उस केस में कुछ अलग एंट्री होता है, ठीक है। अच्छा, तो ठीक है, आज हम लोग इतना ही करते हैं। पहले तुम लोग इतना पूरा चीज को पढ़ लो, हम ये पीडीएफ जो है ना ये शेयर कर देंगे, लेकिन इसमें सब नहीं पढ़ना है। मैंने जितना जितना जहां पर दिखा है उतना ही पढ़ोगे तो काफी है, मतलब आज जितना पढ़ा है। फिर उसके बाद जब इसमें बाकी चीज का नीड होगा तो हम बता देंगे कौन कौन सा पढ़ना है तुम लोग को, तो ये हम शेयर कर देंगे, तुम लोग के पास रह सकता है। बाकी तुम लोग अगर यहाँ पर लिख लिए हो तो ज्यादा उस पीडीएफ को गो थ्रू करने का भी जरूरत नहीं, यहाँ पर मैंने और भी शॉर्टकट में लिखवा दिया है। तो होमवर्क फिलहाल कुछ नहीं दे रहा है, जो भी आज सीखा है उसी को पढ़ना है तुम लोगों को, एक्स्ट्रा और कुछ नहीं करना है। तो आज यहीं तक करते हैं।